नमस्कार साथियों, लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन को हमने हल कर लिया था। जैसे कि यहाँ से अपने को अब लघु उत्तरीय प्रश्न के ऊपर हमें क्या करना है, चर्चा करना है। जैसे कि देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री बीजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा एक अगली स्लाइड में। देखिए, आपको पता होगा बीज दो प्रकार का होता है। बीज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है जिम्नोस्पर्म बीज होता है। एक क्या होता है? जिम्नोस्पर्म बीज होता है। और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म होता है। दूसरा क्या होता है? एंजियोस्पर्म होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म, या हम बोल सकते हैं एक होता है अनावृत बीजी होता है, एक होता है अनावृत बीजी होता है, और दूसरा होता है आवृत बीजी। दूसरा होता है आवृत बीजी। देखिए, आवृत बीजी और अनावृत बीजी में क्या अंतर है? यानी आपने देखा होगा कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन बीजों पर क्या नहीं पाया जाता है, कवर नहीं पाया जाता है। परंतु कुछ बीज आपने देखा होगा जिनके ऊपर क्या पाया जाता है, कवर पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा चने के ऊपर क्या पाया जाता है, कवर पाया जाता है। जैसे आपने धान देखा होगा, धान के ऊपर क्या पाया जाता है, कवर पाया जाता है। तो जिन बीजों पर कवर नहीं पाया जाता है या जिन बीजों पर आवरण नहीं पाया जाता है, ऐसे बीजों को कहा जाता है अनावृत बीजी कहा जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? इस पर आवरण नहीं पाया जाता है। और वे बीज जिनके बीजों पर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, ऐसे बीज को कहा जाता है एंजियोस्पर्म बीज कहा जाता है। अब एंजियोस्पर्म बीज दो प्रकार का होता है। एक होता है मोनोगोट होता है। एक क्या होता है? मोनोगोट बीज होता है। और दूसरा होता है डाइगोट बीज होता है। दूसरा क्या होता है? डाइगोट बीज होता है। मोनोगोट को ही क्या कहा जाता है? एक बीजपत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक बीजपत्री कहा जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? द्विबीजपत्री हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? द्विबीजपत्री हो जाएगा। देखिए, अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में एक छोटा सा अंतर जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हो। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, जैसे कि चावल देखा होगा या धान देखा होगा। धान के ऊपर भी क्या पाया जाता है? कवर पाया जाता है। और आपने देखा होगा कि चने के ऊपर भी क्या पाया जाता है? कवर पाया जाता है। जबकि बात की गई है कि आवृत बीजी में क्या पाया जाता है? कवर पाया जाता है या क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। अब आवरण तो क्या हो गया? मोनोगोट में भी आवरण है, डाइगोट में भी क्या है? आवरण है। अब इनमें अंतर क्या होगा? तो आपने जैसे कि देखा होगा चावल, चावल को देखा होगा आपने, चावल को इक्वल दो भागों में नहीं बांटा जा सकता। चावल को दो इक्वल भागों में बांटा नहीं जा सकता। यदि मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, चावल लेता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छा समझ आएगा आपको। चावल या हम क्या बोल सकते हैं? धान बोल सकते हैं। और दूसरा मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, चना लेना चाहूंगा। एग्जाम्पल क्या लेना चाहूंगा? चना। तो देखिए, आपने देखा होगा कि धान को आप दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, परंतु आप चना को दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हो। या चने की हम कितनी दाल बना सकते हैं? एक चने की दो दाल बना सकते हैं। या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऐसा बीज जो दो भागों में बढ़ जाए, ऐसे बीज जो दो बराबर भागों में बढ़ जाए, ऐसे बीज जो दो बराबर भागों में बढ़ जाए, जो दो बराबर भागों में बढ़ जाए, वे बीज क्या कहलाते हैं? द्विबीजपत्री बीज कहलाते हैं। और वे बीज जो दो भागों में विभाजित ना हो, जो दो भागों में विभाजित ना हो, उसे क्या बोला जाता है? मोनोगोट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मोनोगोट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया आपको, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। जैसे कि आपने धान का पौधा भी देखा होगा। दूसरा मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। दूसरा अंतर क्या हो सकता है कि जैसे आपने धान का या धान का पौधा देखा होगा, तो धान के पौधे की जो जड़ें होती है, ये क्या होती है? जड़ें बिखरी हुई रहती है। जड़ें क्या रहती है? फैली हुई रहती है। वही यदि आपने चने के पौधे की यदि जड़ देखा होगा, तो जड़ें फैली हुई नहीं रहती, जड़ें क्या रहती है? सिकुड़ी रहती है। तो ये दूसरा अंतर हो सकता है। तो दूसरा अंतर क्या बोल सकते हो? इनकी जड़ें क्या रहती है? क्या रहती है? इनकी जड़ें फैली रहती है। इनकी जड़ी क्या रहेगी? फैली रहती है। और इनकी जड़ें क्या रहेगी? सिकुड़ी रहती है, सिकुड़ी रहती है। देखिए, तीसरे
अंतर की चर्चा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा धान का पौधा तो देखा ही होगा, धान के पौधे की जो पत्तियां होती है एक धारिया के रूप में होती है, एक समांतर होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि धान की जो पत्तियां है इस प्रकार से पाई जाती है, इस प्रकार से क्या होती है, धारियों के रूप में होती है। किस रूप में होती है, धारियों के रूप में होती है, या हम बोल सकते हैं कि समांतर धारियां पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है, समांतर धारियां पाई जाती है। वहीं यदि आपने चने के पौधे में देखा होगा तो इस प्रकार से मान के चलिए चने का पौधा है और यहाँ पर क्या लगी हुई है, पत्ती लगी हुई है, तो आपने देखा होगा कि इनकी पत्तियों के बीच में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, या एक थोड़ी दूरी में बने हुए रहते हैं, थोड़ी दूरी में बने हुए रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इनकी पत्तियां पर क्या रहती है, समांतर धारियां रहती है। पत्ती कैसी रहेगी, समांतर धारी में रहेगी, समांतर धारियों में रहेगी। और जो इनकी पत्तियां है, इनकी पत्तियां क्या रहती है, क्रम में रहती है। इनकी पत्तियां क्या रहती है, पत्तियां अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ये क्या हो जाएगा, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि पौधे में क्या लगता है, फूल लगता है। तो मान के चलिए क्या है, ये क्या है, फूल है। फूल में क्या कहलाएगी, इसकी क्या कहलाएगी, धारियां कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, पत्तियां कहलाएगी। या हम बोल सकते हैं कि ये जो पंखुड़ी कहलाएगी। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये 3 के क्रम में दिखाई दे रही है। जैसे मैंने ये डायग्राम बना दिया तो इसमें कितना पंखुड़ी दिखाई दे रहा है आपको, 4 दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने ये डायग्राम बना दिया तो इसमें कितना दिखाई दे रहा है आपको, 5 दिखाई दे रहा होगा। कितना दिखाई दे रहा होगा, 5 दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें जो फ्लावर है, इसमें जो फ्लावर है, इसमें ये फ्लावर 3 के गुणा में पाए जाते हैं। फ्लावर कितने के गुणा में पाया जाता है, फ्लावर 3 के गुणा में होता है, के गुणा में होता है। और इसमें जो फ्लावर है, फ्लावर 4 या 5 के गुणा पाए जाते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने 5 अंतर बता दिया। पहला अंतर क्या बताया कि ऐसे बीज जिसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ऐसे बीज जिसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, डाइगोट बीज कहा जाता है, द्विबीजपत्री कहा जाता है। और ऐसे बीज जिसे 2 भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहा जाता है, एक बीजपत्री कहा जाता है। डाइगोट की जड़ें क्या रहती है, बिल्कुल एक जगह जमा रहती है, सिकुड़ी हुई रहती है। और जो एक मोनोगोट की जो जड़ें है वो क्या रहती है, फैली रहती है। इनकी पत्तियां क्या होती है, समांतर धारियां होती है। और इनकी जो पत्तियां रहती है एक निश्चित क्रम में अलग अलग रहती है। और इनका जो फ्लावर है या फूल है ये कितने के गुणा में होते हैं, 3 के गुणा में होते हैं। और इनका फ्लावर जो होता है 4 के गुणा में होता है। और 5वां एग्जाम्पल बता दिया। एग्जाम्पल का 5वां अंतर हो जाएगा। 5वां अंतर क्या हो जाएगा, एक का एग्जाम्पल धान हो जाएगा और एक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चना। यदि आप एग्जाम्पल को यदि नजर में रख रहे हो तो आप अपना आंसर क्या कर सकते हो, अंतर क्रिएट कर सकते हो, या अंतर को आसानी से आप बता सकते हो। जैसे कि यही लिखा होगा स्लाइड में, जैसे देखिए यहीं पर लिखा हुआ है, बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है, बीजों में क्या होता है, 2 बीजपत्र होता है। दूसरा अंतर क्या लिखा है, खाद्य पदार्थ का संचय प्रायः भ्रूणपोष में होता है। देखिए और एक अंतर मिल गया आपको, खाद्य पदार्थ बीजपत्रों में या भ्रूणपोष में होता है। जैसे भ्रूणपोष के बाहर की ओर प्रोटीन समृद्ध एलियरान परत पाई जाती है और एलियरान परत का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। जैसे कि मैंने अंतर बताया काफी आसान है, तो आप वहां से भी क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन अथवा का दिया हुआ है, शुक्राणु अथवा अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए शुक्राणु और अंडाणु क्या होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु क्या होता है, ये ह्यूमन, ये क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन होता है, या मानव प्रजनन तंत्र का क्या होता है, ये हिस्सा होता है। कल की क्लास में बताया था कि वृषण द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। और अंडाशय द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, अंडाणु का निर्माण किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, जो शुक्राणु और जो अंडाणु आपको जो दिखाई दे रहा है, नामांकित चित्र जो बोला गया है, ये एक प्रकार के क्या है, गेमेट है। एक प्रकार के क्या है, गेमेट है। यदि मैं बात करूं कि मेल गेमेट क्या होता है, तो मेल गेमेट क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। शुक्राणु को स्पर्म भी कहा जाता है। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये किसका डायग्राम है, ये स्पर्म का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, स्पर्म का डायग्राम है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ओवम का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, ये ओवम का डायग्राम है। क्वेश्चन में बस इतना ही बोला गया है कि शुक्राणु अथवा अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए सबसे नीचे में क्या दिखाई दे रहा है आपको, टेल वाला भाग दिखाई दे रहा है, या इसे ही क्या कहा जाता है, पूंछ कहा जाता है। तो देखिए मानव शरीर में या पुरुष जनन अंग में जो शुक्राणु की संख्या है मिलियंस में पाई जाती है। संख्या इनकी क्या होती है, मिलियंस में पाई जाती है। परंतु उन मिलियंस में से कोई एक ही शुक्राणु है जो निषेचन के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। वैसे ही मादा प्रजनन तंत्र में भी क्या होता है, केवल संख्या तो मिलियंस में होती है,
अंडाणु की भी, परंतु उसमें से कोई भी एक ओवम ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो शुक्राणु आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको ओवम दिखाई दे रहा है या अंडाणु दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये मेल गेमेट है और ये क्या है, फीमेल गेमेट है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे शुक्राणु का डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, टेल वाला भाग हो जाएगा, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, मिडिल वाला भाग हो जाएगा, और ये सिर वाला भाग हो जाएगा। ये कौन सा भाग हो जाएगा, टेल वाला भाग हो जाएगा, पूंछ वाला भाग हो जाएगा। ये कौन सा भाग हो जाएगा, पूंछ वाला भाग हो जाएगा। ये कौन सा भाग हो जाएगा, मध्य वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सिर वाला भाग हो जाएगा। यानी ये कितने भागों में बटा हुआ रहता है, 3 भागों में बटा हुआ रहता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूंछ वाला भाग, पूंछ वाला ही भाग क्या होता है, स्पर्म को गति प्रदान करता है। गति प्रदान करेगा, गति रहेगी तभी तो ये क्या होगा, ओवम से जाकर टकराएगा। यदि गति ही नहीं रहेगी तो क्या ओवम से टकरा पाएगा, नहीं टकरा पाएगा। और ओवम से यदि नहीं टकरा पाया तो क्या नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए ये पूंछ वाला भाग बहुत उपयोगी होता है। यदि पूछ लिया जाए कि इस पूंछ वाले भाग में क्या पाया जाता है, तो एक अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम होता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये सिट्रिक एसिड ही क्या करता है, इसको गति प्रदान करता है, या यही क्या करता है, इसको मूवमेंट प्रदान करता है। यही क्या करता है, इसको मूवमेंट प्रदान करता है या गति प्रदान करने का कार्य करता है। हेड वाला भाग, हेड वाला भाग क्या होता है, इसमें एक्रोसोम, देखिए एक्रोसोम हार्मोन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, एक्रोसोम हार्मोन पाया जाता है। यही क्या करता है, अंडाशय की दीवार को क्या करता है, या अंडाशय की दीवार को भेदने का क्या करता है, कार्य करता है। जैसे इसके मुख्य भाग में यदि पूछ लिया जाए तो 3 मुख्य भाग होते हैं। एक हेड वाला भाग होता है, एक मुख्य भाग क्या हो जाएगा, टेल वाला भाग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मिडिल वाला भाग हो जाएगा। जैसे ये जो ऊपर में जो लेयर लेती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, ये क्या है, झिल्ली बोल सकते हैं इसे। ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल क्या है, मटेरियल है। ये वाला भाग क्या हो जाएगा, नेक वाला भाग हो जाएगा। ये मिडिल प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया रह जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ही तो क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। आपने पढ़ा भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, एनर्जी का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो देखिए ये हो गया शुक्राणु। ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, अंडाणु की है। ये संरचना आपको किसकी दिखाई दे रही है, अंडाणु की दिखाई दे रही है। जैसे कि अंडाणु में क्या होता है, जैसे ये वाला भाग होता है, केंद्रक वाला भाग होता है। ये वाला भाग क्या होता है, केंद्रक वाला। मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, महिलाओं में निर्मित होता है। ओवम का निर्माण कहाँ पर होता है, ओवेरी में होता है। कहाँ पर होता है, ओवेरी। मैंने बताया था ओवेरी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ओवेरी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ओवेरी द्वारा ही क्या किया जाता है, अंडाणु का निर्माण किया जाता है। जो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान इसी में ये क्या होता है, अंडा का निर्माण करता है, जो क्या होता है फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो देखिए इसका मुख्य, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये इसके ऊपर की परत क्या कहलाती है, इसके ऊपर लेयर है, अंडा लेयर क्या कहलाती है। तो ये जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, जो अंडाणु के ऊपर की जो लेयर दिखाई दे रही है, इसे ही कहा जाता है कोरोना रेडियोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोना रेडियोटा कहा जाता है। अब हर कोशिका का क्या होता है, अपना केंद्र होता है, इसे क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियस, या क्या कहा जाएगा, केंद्र कहा जाएगा। ये क्या, इसमें कोई द्रव भरा रहेगा, इस द्रव को क्या बोला जाएगा, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी हो जाएगा, जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, जोना पेलिसिडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जेली कोट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्म क्या होता है कि स्पर्म में मूवमेंट रहेगा, तभी कि क्या करेगा कि इसकी दीवारों को क्या करेगा, भेदेगा, और भेद कर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अंदर की ओर प्रवेश करता है। और यहीं पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, यही क्या होता है, ये आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो ज्यादा उतना चर्चा की बात नहीं की गई थी। क्वेश्चन में केवल बोला गया था शुक्राणु तथा अंडाणु का नामांकित चित्र बनाने की बात की गई थी, इतना काफी है। देखिए अगला क्वेश्चन चर्चा करते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एकर संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा प्रभाविता का नियम। इसे देखिए थोड़ा सा स्लाइड में हम थोड़ा सा देखते हैं। प्रभाविता का नियम क्या होता है, प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम किसने दिया था, प्रभाविता का नियम दिया था मेंडल ने दिया था। किसने दिया था, जॉर्ज ग्रेगर का नियम दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, मेंडल द्वारा प्रभाविता का नियम दिया गया था। हो सकता है कि यदि कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि प्रभाविता का नियम किसके द्वारा दिया गया था, प्रभाविता का नियम किसके द्वारा दिया गया था,
मेंडल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मेंडल द्वारा दिया गया था। अब देखिए मेंडल ने प्रभाविता के नियम में क्या किया था, इसने क्या लिया था कि 2 प्रकार के जीन लिया था या प्रभावी जीन लिया था। क्या लिया था? प्रभावी जीन भी हो सकता है, अप्रभावी जीन भी हो सकता है, या 2 प्रकार का एलील लिया था। क्या लिया था? 2 प्रकार का एलील लिया था और 2 प्रकार के एलील के मध्य या हम बोल सकते हैं 2 प्रकार के जीन भी लिया था। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का क्या किया था? उपयोग किया था, या मटर के पौधे को क्या लिया था अपने प्रयोग में शामिल किया था। और उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि बौने पौधे को लिया गया था और क्या लिया गया था? लंबे पौधे को लिया गया था। तो ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था कि एक अप्रभावी और एक क्या लिया था? प्रभावी जीन लिया था और दोनों के मध्य क्या करवाया था? क्रॉस करवाया था। दोनों के मध्य क्या करवाया था? क्रॉस करवाया था। और क्रॉस करवाने के दौरान, क्रॉस करने के दौरान जो F1 जनरेशन है या फर्स्ट पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण देखा गया था, ये प्रभावी लक्षण देखा गया था। कौन सा लक्षण देखा गया था? प्रभावी लक्षण देखा गया था। पुनः उनका क्या करवाया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है। तो सेकेंड जनरेशन में क्या होता है कि 3 प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और एक क्या दिखाई देता है? एक अप्रभावी लक्षण दिखाई देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान के चलिए मेंडल साहब ने अपने प्रयोग में क्या लिया था, मान के चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाल फूल रहेगा। कौन सा फूल रहेगा? लाल फूल लिया, ठीक है, फूल के आधार पर। और अगले इसमें क्या लिया उसने? मान के चलो ये प्रभावी है, ये क्या है? प्रभावी जीन है। ये क्या है? प्रभावी। एग्जाम्पल से आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? प्रभावी। दूसरा क्या लिया इसने? सफेद फूल लिया। दूसरा क्या लिया? सफेद फूल लिया। सफेद फूल को हम बोल सकते हैं अप्रभावी लक्षण दर्शा रहा है या अप्रभावी जीन बोल सकते हैं। हम इसे क्या बोल सकते हैं? अप्रभावी जीन, ठीक है। तो इनने क्या किया कि मैं लाल वाले फूल को कैपिटल आर से दर्शा दे रहा हूँ। किसे दर्शा दे रहा हूँ? मैं कैपिटल आर से दर्शा दे रहा हूँ। मैं इसे किसे दर्शा रहा हूँ? आर से दर्शा दे रहा हूँ, स्मॉल आर से दर्शा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इनमें क्या किया? इनने क्रॉस करवाया। इनमें क्या करवाया है? क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद क्या प्राप्त होगी? F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। और F1 पीढ़ी में क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो जो लक्षण दिखाई देगा ये प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। ये क्या है? F1 पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी हो जाएगी? F1 पीढ़ी हो जाएगी। हम इसे बोल सकते हैं जो लक्षण दिखाई दे रहा है प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा है। कौन सा लक्षण दिखाई दे रहा है बेटा? प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा है। कौन सा लक्षण दिखाई देगा? प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। फिर से क्या होता है कि मान के चले कि इसी प्रकार का क्या हो जाएगा कि इनके मध्य क्या करवाया जाएगा? क्रॉस करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? फिर से क्रॉस करवाया जाएगा। तो देखिए ये वाला आर मिलकर इससे क्या बना लेगा? आर आर बना लेगा, ठीक है। ये इससे मिलकर आर, इससे मिलकर क्या बना लेगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर बना लेगा। स्मॉल आर फिर कैपिटल आर से मिलेगा तो क्या बना लेगा? आर आर बना लेगा। और फिर ये स्मॉल आर से मिलकर क्या बना लेगा? आर आर बना लेगा। तो देखिए आपको ये जो डबल आर है ये किसको दर्शाएगा? लाल को दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा? ये भी लाल को दर्शाएगा, प्रभावी लक्षण दिखाएगा। ये भी कितने को दर्शाएगा? लाल को दर्शाएगा। और ये किसको दर्शाएगा? सफेद को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? सफेद को। ये कौन सी पीढ़ी हो जाएगी? F2 पीढ़ी हो जाएगी। कौन सी पीढ़ी? F2 पीढ़ी हो जाएगी। तो आपने देखा कि लाल का अनुपात कितना है? लाल क्या है? प्रभावी वाला है। और दूसरा क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। तो लाल का रेशो कितना आया? 3 आ गया। कितना रेशो आ गया लाल का? 3 आ गया। और सफेद का रेशो कितना आ गया? 4 आ गया। या हम बोल सकते हैं कि ये प्रभावी, ये कौन सा है? प्रभावी है। और ये क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। तो प्रभावी और अप्रभावी यहाँ पर कितना है? यहाँ पर हो जाएगा लाल सफेद। सफेद का रेशो क्या था? 1 था। तो प्रभावी और अप्रभावी जीन का जो अनुपात है या जीनोटाइप या फिनोटाइप बोल सकते हैं, इसे क्या बोला जाता है? जीनोटाइप और फिनोटाइप कहा जाता है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना निकल कर आ जाएगा? 3:1 निकल कर आ जाएगा। फिर से देखिए मैं प्रभाविता का नियम फिर से रिपीट करता हूँ। प्रभाविता का नियम किसके द्वारा दिया गया था? मेंडल के द्वारा दिया गया था। मेंडल के द्वारा प्रभाविता का नियम में क्या किया गया था कि एक प्रभावी लक्षण वाला और एक अप्रभावी लक्षण वाला क्या लिया गया था? जीन लिया गया था। और इनके मध्य क्या करवाया गया था? क्रॉस करवाया गया था। और क्रॉस करने के दौरान सब जो F1 पीढ़ी में है पहली बार जो क्रॉस करवाया गया तो देखिए इसमें आर आर प्राप्त हुआ था। आर आर प्राप्त होने के दौरान या हम बोल सकते हैं कि F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ था उनमें प्रभावी लक्षण वाले जीन प्राप्त हुए थे। प्रभावी लक्षण वाले फिर से हमने डबल जीन लिए और इनके मध्य फिर से क्या करवाया? क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करने के बाद देखा कि अब कितने प्रभावी लक्षण वाले दिखाई दिए? 3 प्रभावी लक्षण वाले दिखाई दिए।
और एक अप्रभावी लक्षण वाले दिखाई दिए, यानी बोला जा सकता है कि F1 पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, परंतु F2 पीढ़ी में जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का जो अनुपात होता है, ये कितना निकल कर आता है? 3:1 निकल कर आता है। इन्हें कहा जाता है जीनोटाइप या फिनोटाइप बोला जाता है। तो जीनो कितना निकल कर आता है? स्लाइड में देखिए, एक क्रॉस जिसमें एक समय में एक जीन के 2 वैकल्पिक रूपों की वंशागति एक संकर क्रॉस कहलाता है। एक संकर क्रॉस के कितने पद है? 3 पद है। सबसे पहले क्या किया उसने? शुद्ध प्रजननी जनकों का, जैसे मैंने बताया, लाल और सफेद का प्रयोग किया। फिर शुद्ध प्रजनन लंबे व पौधे, जैसे देखिए यहाँ पर लंबे और बौने पौधे का उदाहरण लिया। जैसे मैंने किसका लिया था? लाल और सफेद रंग के लाल और सफेद रंग के फूलों का मैंने वर्णन किया था। तो देखिए यहाँ पर लिया लंबा पौधा लिया। क्या लिया गया है? यहाँ पर लंबा पौधा लिया गया। और क्या लिया गया? बौना पौधा। लंबे पौधे को किससे दर्शाया उसने? टी से दर्शाया। और बौने पौधे को किससे दर्शाया? टी। फिर इनके मध्य क्या करवाया गया? क्रॉस करवाया गया। क्रॉस करवाने के बाद देखा आपने टी और टी आया, यानी सामने वाला जो लक्षण है कौन सा लक्षण दर्शाया? प्रभावी लक्षण दर्शाया। यही क्या थी? F1 पीढ़ी थी। यही क्या थी? F1 पीढ़ी थी। फिर इनके मध्य क्या करवाया गया? स्वपरागण किया गया। देखिए समान प्रकार के, तो आपने देखा होगा कि देखिए 3 प्रकार का आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्रभावी लक्षण वाला दिखाई दे रहा है, और एक क्या दिखाई दे रहा है? अप्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा है। तो मैंने बताया था आपको F2 पीढ़ी में जो है 3:1 होता है। क्या होता है? जीनोटाइप और फिनोटाइप का। देखिए आगे में और कुछ होगा। देखिए यही लिखा हुआ गया है कि मेंडल का प्रभाविता का नियम बताता है कि एक जोड़ा विपर्यासी विभुकों में अंतर रखने वाले 2 शुद्ध प्रजननी पौधे के संकरण से बनी F1 संकरण के 2 एलील में से केवल एक ही की अभिव्यक्ति होती है। यह विभेदक वैकल्पिक रूप या प्रभावी कहलाता है। मैंने आपको बताया था जो प्राप्त होता है क्या होता है? प्रभावी होता है। जबकि वह एलील या जो F1 पीढ़ी में छिपा रहता है अप्रभावी कहलाता है। मैंने बताया था F1 पीढ़ी में छिपा रहेगा, जो दिखता है उसे मैंने क्या बोल दिया था? प्रभावी लक्षण दिखता है करके। मेंडल का प्रभाविता का नियम F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षणों के पुनः प्रकट होने की व्याख्या भी करता है। यह निम्न कारकों की प्रकृति यह निम्न कारकों की विच्छिन्न प्रकृति को भी मैंने बताया था कि सेकेंड वाली पीढ़ी में क्या करता है? प्रभावी तो दिखा, 3 दिखा, अप्रभावी 1, यानी अप्रभावी भी दिखाई दिया। देखिए अप्रभावी लक्षणों को पुनः प्रकट होने की भी क्या करता है? व्याख्या करता है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डार्विन के चयन के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जीवाणु में देखे गए प्रतिजैविक प्रतिरोध का स्पष्टीकरण कीजिए। तो देखिए ये डार्विन के अनुसार क्या बोला गया था? डार्विन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था। डार्विन ने कहा था कि यदि कोई जीव है, यदि कोई क्या है? जीव है, वो क्या कर लेता है? वातावरण में क्या कर लेता है? अनुकूलन कर लेता है। वातावरण में क्या कर लेता है? अनुकूलन कर लेता है। वातावरण में क्या कर लेता है? अनुकूलन कर लेता है। तो वह क्या रहता है? जीवित रह जाता है। यदि कोई जीव है, यदि कोई क्या है? जीव है, यदि वो जीव यदि वातावरण में क्या कर ले? अनुकूलन कर ले। वातावरण में क्या कर ले? अनुकूलन कर ले, तो क्या रह सकता है? जीवित रह सकता है। परंतु दूसरी केस ये भी तो हो सकता है, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि वातावरण में क्या ना कर पाए? अनुकूलन ना कर पाए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि कुछ जीव ऐसे हो सकते हैं, कुछ जीव क्या हो सकते हैं? कुछ जीव ऐसे हो सकते हैं जो वातावरण में क्या ना कर पाए? वातावरण में क्या नहीं कर पाएगा? वातावरण में अनुकूलन नहीं कर पाएगा। वातावरण में अनुकूलन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जीव क्या हो सकते हैं? मृत्यु हो सकती है, या ऐसे जीव क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं। ऐसे जीव क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं। 2 केस मैंने आपको बताया कि पहला केस बताया कि कुछ जीव ऐसे हो सकते हैं जो वातावरण में क्या हो जाए? अनुकूलित हो जाए। वातावरण में यदि अनुकूलित हो जाए वे क्या रह सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। परंतु कुछ जीव ऐसे हो सकते हैं जो वातावरण में अनुकूलन न कर सके, तो उनकी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। या वे किसी चीजों से क्या हो सकते हैं? वातावरण में किसी जीवाणु से क्या हो सकते हैं? संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमित के दौरान क्या हो सकती है? उनकी संक्रमित होने के दौरान उनकी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। यानी उनने अनुकूलन नहीं कर पाया, यानी वो क्या हो गया होगा? वो संक्रमित हो गया होगा। और संक्रमित हुआ होगा तो किससे हुआ होगा? कोई ना कोई रोगों से हुआ होगा। किससे हुआ होगा? रोगों से हुआ होगा। तो देखिए सेकेंड वाले केस में देखो, ये जो मृत्यु हुई है, ये क्या हुआ होगा? संक्रमित हुआ होगा। क्या हुआ होगा? संक्रमित हुआ होगा। और संक्रमित किससे हुआ होगा? रोगों से हुआ होगा। या किससे हुआ होगा? जीवाणु से हुआ होगा। किससे हुआ होगा? जीवाणु से हुआ होगा।
ठीक है। तो इन जीवाणु के रोकथाम के लिए क्या किया जाता है? प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है, या इन जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है? जैविकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने प्रतिजैविक सुना होगा, पेनिसिलिन सुना होगा। क्या सुना होगा आपने? पेनिसिलिन सुना होगा, पेनिसिलिन हो जाएगा, या स्ट्रेप्टोमाइसिन सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन सुना होगा। ये सब क्या हो जाएगा? प्रतिजैविक हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? प्रतिजैविक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? प्रतिजैविक का उपयोग करेंगे, और इन प्रतिजैविक के दौरान क्या हो जाएगा कि उन रोगवाहक जीवाणु की क्या हो सकती है? मृत्यु हो जाएगी। परंतु क्या होता है कि समय के साथ, फिर देखिए अगले स्टेप में क्या चेंजेस होता है। अगले स्टेप में चेंजेस ये होता है कि समय के साथ क्या होता है कि वे जो जीवाणु हैं इस प्रतिजैविक के क्या हो जाते हैं? आदी हो जाते हैं, या क्या हो जाता है कि प्रतिजैविक के प्रति क्या बना लेते हैं? एंटीबॉडी बना लेते हैं, या प्रतिजैविक को सहने की क्या बना लेते हैं? आदत बना लेते हैं। और फिर वे धीरे 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 आदत बना लेते हैं, और फिर वो प्रतिजैविक उनके लिए क्या करता है? जो पहले जहर का काम कर रहा था वही अब उनके लिए क्या कर रहा है? भोजन का कार्य करता है। इस दौरान क्या होता है कि वो प्रतिजैविक के दौरान जो जिससे उनकी क्या हो रही थी? डेथ हो रही थी, उनके दौरान उनमें क्या क्या कर लिया? उनने प्रतिरोध उत्पन्न कर लिया। इसलिए उसे क्या कहा गया? प्रतिरोधी प्रतिजैविक कहा गया। देखिए वर्ड लिखा हुआ है, डार्विन के चयन के सिद्धांत के अनुसार जीवाणुओं में देखे गए प्रतिजैविक प्रतिरोध कि उस प्रतिजैविक में क्या उत्पन्न कर लिए? प्रतिरोध उत्पन्न कर लिए, और क्या कर लिए? उसका भोजन के रूप में या उसके लिए लाभदायक हो गया। तो इसे ही क्या बोला जाएगा? प्रतिजैविक क्या कहा जाएगा? प्रतिरोध कहा जाता है। ये अब फिर क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहता है, उनके ही पीढ़ी में जाते रहता है, और फिर उन इस प्रतिजैविक का किसी जीवाणु पर क्या नहीं होता है? प्रभाव नहीं पड़ पाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अस्पताल में ज़्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिजैविकों का प्रयोग किया जाता है जीवाणु को नष्ट करने के लिए। आए दिन प्रतिजैविकों का क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है। छिड़काव के दौरान क्या होता है कि उन जीवाणुओं में क्या हो जाता है कि उसको सहने की आदत बन जाती है, या उनके या वो प्रतिजैविक को क्या कर देते हो? निरर्थक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निरर्थक कर देते हैं। इसे ही बोला जाता है प्रतिजैविक, इसे ही क्या बोला जाता है? प्रतिजैविक प्रतिरोध। यानी उनने प्रतिजैविक के विपरीत क्या बना लिए? प्रतिरोध उत्पन्न कर लिए, यानी उनसे लड़ने की ताकत हासिल कर लिए। इसे ही देखिए यही बातें लिखी गई होगी। जीवाणु के किसी प्रकार या विभेद के विरुद्ध प्रतिजैविक का प्रयोग करने पर जीवाणु समष्टि के अधिकांश जीवाणु मर जाते हैं। मैंने बताया था कुछ वातावरण में क्या नहीं कर पाते? अनुकूलन नहीं कर पाते, उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। यह मरने वाले जीवाणु इस प्रतिजैविक विशेष के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन जीवाणु की मूल समष्टि में कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं, मैंने बोला था कुछ जीवाणु ऐसे भी पाए जाते हैं जो क्या कर पाते हैं? अनुकूलन कर पाते हैं, जिनमें इस प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोधकता पाई जाती है। इनके एलील का कोई अंतर इन्हें प्रतिजैविक प्रतिरोधी बनाता है। तो जो चीजें मैंने आपको बताया था वही चीजें सिस्टमेटिक लिखी हुई है। चलिए देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है। अगले स्लाइड में भी वही लिखा हुआ है कि प्रतिजैविक के कारण अधिकांश जीवाणु के समाप्त हो जाने के कारण यह प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु अब लाभ की स्थिति में आ जाते हैं। मैंने बताया था कि एक समय बाद क्या होता है कि ये क्या हो जाते हैं? लाभ लेने लग जाते हैं उस प्रतिजैविक से। एंटीबायोटिक की अनुपस्थिति में वह किसी प्रकार की लाभ की स्थिति में नहीं होते, अतः उनकी संख्या सीमित होती है। एंटीबायोटिक के प्रयोग से संवेदनशील जीवाणु की मृत्यु के कारण वह चयनात्मक लाभ की स्थिति में आ जाते हैं। स्पर्धा के अभाव में अब केवल इन्हीं में जनन होता है, तथा इनसे बने सभी जीवाणु प्रतिजैविक प्रतिरोधी होते हैं। और यह क्या होता है? चलिए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल, जैसे कि आपने देखा होगा अपने नगर पालिका या नगर निकाय में देखा होगा, नगर पालिका या नगर निकाय में आपने देखा होगा कि नालियों में गंदा पानी बहता हुआ रहता है। नालियों में क्या रहता है? गंदा पानी बहता हुआ रहता है। जैसे कि आपने उसमें पानी देखा होगा, ठोस देखा होगा, कुछ मात्रा में रेत बालू के कण भी देखा होगा। तो यही तो लिखा हुआ है कि नगर पालिका द्वारा निकले गए दूषित जल, या हम बोल सकते हैं मवेशियों का उत्सर्जन बोल सकते हैं, या म्यूनिसिपल को ही नगर पालिका बोला जाता है। अपशिष्ट जल अर्थात नगर व शहरों में दैनिक कार्यों के बाद बचा हुआ जो व्यर्थ जल है,
जिन्हें मानव मलमूत्र प्रमुख घटक होता है, वाहित मल कहलाता है। यही चीजें तो मैंने आपको बताया था कि नगर पालिका द्वारा निकले गए अपशिष्ट पदार्थ जो जल में मिले हुए रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वाहित मल कहा जाता है। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इन वाहित मल में निम्न प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? जैसे ठोस वाली अशुद्धि क्या हो सकती है? निलंबित ठोस क्या हो सकता है? बालू, बालू को ही क्या कहा जाता है? रेत कहा जाता है। जमा हुआ मिट्टी जैसे पदार्थ आपने देखा होगा, इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गाद। आपने देखा होगा चिकनी मिट्टियां भी पाई जाती है, तो ये क्या हो जाएंगे? निलंबित ठोस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निलंबित ठोस हो जाएंगे। जैसे कोलाइडी पदार्थ दिया हुआ है, कोलाइडी पदार्थ में क्या आ जाएगा? जैसे मल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मल पदार्थ आ जाएगा। जैसे क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया आ जाएगा, जीवाणु आ जाएगा, मिला हुआ रहता है। जैसे कपड़े के कुछ रेशे भी आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही देते हैं, जैसे नाइट्रेट हो जाते हैं, जैसे क्या हो जाते हैं? फास्फेट हो जाएंगे, अमोनिया हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोडियम। आपने देखा होगा कि उस वाहित मल से एक विशेष प्रकार की गंध आती है। क्या आती है? विशेष प्रकार की गंध आती है, या सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है। सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है। वो जो गंध होती है वो किसकी होती है? अमोनिया की होती है। किसकी होती है? अमोनिया की होती है। तो ये सब क्या हो जाएगा? वाहित मल की अशुद्धि हो जाएगी। देखिए इनका हानिकारक प्रभाव क्या क्या हो सकता है? कि मानव मल की उपस्थिति के कारण अनेक प्रकार के रोग जनकों का क्या हो सकता है? स्रोत हो सकता है। रोग जनकों का क्या हो सकता है? स्रोत हो सकता है। इसलिए तो आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा खुले में शौच करने को क्या किया गया है? मना किया गया है। और इसके लिए भारत सरकार द्वारा आए दिन योजना चलाई जा रही है। यानी खुले में शौच करने से क्या उत्पन्न हो सकता है? रोग जनक का ये स्रोत बन सकता है। तो पीने के पानी की पाइपलाइन के सीवेज द्वारा संदूषित होने पर जल से होने वाले रोगों का खतरा हो सकता है। जैसे खुला सीवेज रोग वाहक के प्रजनन स्थल का कार्य करता है। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे बिना उपचारित सीवेज के नदियों में छोड़ देने से दूषित हो सकता है। यदि मान सीवेज को यदि तो नदियों का पानी क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। आपको पता है कि नदियों का पानी पीने के लिए भी उपयोग किया जाता है, अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है, ठीक। तो अगला क्या लिखा हुआ है? सीवेज के रूप में जल जैसे ही महत्वपूर्ण संसाधन का क्या अपव्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? अपव्यय हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सामान्य कोशिका और कैंसर कोशिका में किस प्रकार की भिन्नता है? तो देखिए आपको पता ही होगा कैंसर एक जानलेवा बीमारियां होती है। और कैंसर का निर्माण कैसे होता है? यदि कोशिकाओं का अनियंत्रित हो जाए, विभाजन हो जाए, या अनियंत्रित रूप से क्या हो जाए? ग्रोथ हो जाए। तो अनियंत्रित तरीके से क्या हो जाना? ग्रोथ होना ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। यही क्या बनेगा? कैंसर का कारण बनेगा। जैसे मान के चलो हम बोल सकते हैं, या कोशिकाओं का अनावश्यक रूप से गुच्छा बन जाना। कोशिकाओं का अनावश्यक रूप से क्या बन जाना? गुच्छा बन जाना। यही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। यहाँ पर देखिए डिटेल व्याख्या नहीं पूछी गई है, यहाँ पर केवल सामान्य सा अंतर पूछा गया है कि सामान्य कोशिका में क्या अंतर है और कैंसर कोशिका में क्या अंतर है। तो देखिए सामान्य कोशिकाओं में सस्पर्श संदमन पाया जाता है, जबकि इसमें सस्पर्श संदमन का गुण अनुपस्थित होता है। अतः इनमें अनियंत्रित विभाजन होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इनमें क्या पाया जाता है? अनियंत्रित क्या पाया जाता है? विभाजन पाया जाता है। और इनमें क्या हो जाता है? विभाजन उतना ज्यादा नहीं पाया जाता है। इनमें भिन्न होता है और इन कोशिकाओं में अभिन्नित होती है। क्या होती है? अभिन्नित होती है। इनके सामान्य केंद्रक पाया जाता है इनमें, और कैंसर की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? असामान्य पाया जाता है। यदि पूछा जाए कि कैंसर में क्या पाया जाता है? ओंकोजिन पाया जाता है। और एक अंतर लिख सकते हो, इसमें क्या पाया जाता है? ओंकोजिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओंकोजिन पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटो ओंकोजिन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटो ओंकोजिन कोशिका पाई जाती है, या प्रोटो ओंकोजिन पाया जाता है। ये लिख सकते हो अगला अंतर भी। चलिए ठीक है, ज्यादा यहाँ पर व्याख्या की बात नहीं की गई थी, केवल आपको क्या पूछा गया था? केवल अंतर ही पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए मैं इसे थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड में बताता हूँ आपको। देखिए प्रतिरक्षा प्रणाली, देखिए प्रतिरक्षा क्या होता है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए क्या होता है प्रतिरक्षी पदार्थ, प्रतिरक्षी पदार्थ।
प्रतिरक्षी पदार्थ एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है? ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और आपको पता ही होगा कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। आपको ये भी पता होगा कि प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल मिलता है, तब जाकर क्या होता है? एक प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रोटीन की संरचना क्या होती है? N2H या NH2 क्या हो जाएगा? इसे एमीन समूह बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा? कार्बोक्सिल समूह बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा? सी ये किसकी संरचना हो जाएगी? ये हो जाएगी एमिनो अम्ल की संरचना हो जाएगी। तो प्रोटीन प्रतिरक्षी पदार्थ क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। परंतु यहाँ पर बोला गया है कि डायग्राम समझाइए। देखिए ये वाला इस प्रकार से क्या रहता है? इसमें 4 प्रकार की क्या रहती है? 4 यहाँ पर इस प्रकार से लाइनिंग बनी रहेगी। फर्स्ट लाइनिंग हो गया। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड लाइनिंग हो जाएगा। इसे क्या हो जाएगा? लाइनिंग। या हम बोल सकते हैं इसे चैन बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? चैन बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कि जो प्रतिरक्षी पदार्थ है हेवी चैन होती है या भारी श्रृंखला होती है। दो क्या होती है? हेवी चैन होती है। या हम बोल सकते हैं क्या होता है? दो। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? हेवी हो जाएगा। यानी दो क्या हो जाएगा? भारी चैन हो जाएगा। दो क्या हो जाएगा? इसमें भारी चैन हो जाएगा। देखिए इसी के बाद और दो इसमें चैन पाई जाती है। इस प्रकार से क्या पाई जाएगी? दो चैन पाई जाएगी। ये कहलाती है हल्की चैन कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? हल्की चैन कहलाएगी या लाइट चैन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? लाइट चैन कहलाएगी। लाइट चैन कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी? लाइट चैन कहलाएगी। ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि हल्की श्रृंखला बोल सकते हैं। हम इसे क्या बोल सकते हैं? हल्की श्रृंखला बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? देखिए ये वाला इस यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा क्या रहता है? यहाँ पर इस प्रकार से यार रहेगा, खाचा टाइप का रहेगा। देखिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अगले डायग्राम में मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था ये जो दो चैन होती है, ये दो चैन क्या होती है? देखिए टोटल कितनी श्रृंखला पाई जाती है? ये पहली श्रृंखला दिखाई दे रही होगी आपको। ये कौन सी श्रृंखला दिखाई दे रही है? दूसरी श्रृंखला दिखाई दे रही है। ये कौन सी श्रृंखला हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? चौथी श्रृंखला हो जाएगी। ये जो देखो यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, ये एक श्रृंखला हो जाएगी। तो देखो ये आपको थोड़ी सी भारी दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रही होगी? भारी दिखाई दे रही होगी। या हम इसे ही क्या बोलते हैं? हेवी चैन बोलते हैं। इसे ही क्या बोलेंगे? हेवी चैन। तो हेवी चैन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये जो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? लाइट चैन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? लाइट चैन। यानी दो क्या दिखाई दे रहा है आपको? हल्का चैन दिखाई दे रहा होगा। यानी टोटल कितनी श्रृंखला पाई जाती है? 4 श्रृंखला पाई जाती है। 4 श्रृंखला में से दो तो क्या रहती है? हल्की रहती है। दो क्या रहती है? भारी रहती है। अब देखिए जो ऊपर का जो क्षेत्र है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइड होता है। देखिए एंटीजन क्या होता है? मैंने बता यदि आपको कभी न बताया होगा तो देखिए कल की क्लास में बताया था, रक्त में 2 चीजें उपस्थित होती है। एक होता है एंटीजन होता है और दूसरा क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। एक क्या होता है? एंटीजन होता है और दूसरा क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। एंटीजन क्या करता है? एंटीजन ही रक्त का क्या बताता है? रक्त के बारे में जानकारी देता है। या कौन सा ग्रुप होगा? ए ग्रुप होगा, बी ग्रुप होगा, ए बी ग्रुप होगा या ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन करता है। और उसी में क्या पाई जाती है? उसी के अपोजिट में पाई जाती है एंटीबॉडी पाई जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी में रक्त में क्या पाया जाता है? एंटीजन भी पाया जाता है और एंटीबॉडी भी पाया जाता है। और यदि मैंने आपको ये नहीं बताया होगा जानकारी, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या होता है? ताला चाबी का संबंध होता है। क्या होता है? ताला चाबी का संबंध होगा। जैसे कि आपको देखो डायग्राम में हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, यदि आपको ये देखो चाबी के समान दिखाई दे रहा होगा। किसके समान दिखाई दे रहा है? चाबी के समान दिखाई दे रहा होगा। और देखिए ताला के समान दिखाई दे रहा होगा, लॉक के समान। जैसे मैं इसको अंदर करूंगा, यदि आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे होंगे, यदि आप इसमें क्या कर पा रहे होंगे? इमेजिन कर पा रहे होंगे, तो यदि इस स्लाइड को यदि मैं ऐसा इस प्रकार से चिपकाऊंगा तो देखना इसमें क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है? ताला चाबी का क्या होता है? संबंध होता है। किसका संबंध होता है? ताला चाबी का संबंध होता है। तो ये जो क्षेत्र होता है ये लॉकिंग वाला, यही होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। बाइंडिंग का मतलब यानी जुड़ने वाला। बाइंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा? जुड़ने वाला। अब देखिए आपको यहाँ पर देखो सी दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला में बताया था। यहाँ पर क्या होता है? NH2 क्या होता है, फिर यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर क्या होता है? CH होता है। फिर मैंने यहाँ पर बताया था H होता है करके, यहाँ पर R होता है करके ऐसा। तो देखिए जो सी दिखाई दे रहा है,
यही तो ये कार्बन है, ये जो डबल आपको सी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, कार्बन दिखाई दे रहा है। और देखो ये आपको एन दिखाई दे रहा होगा, तो एन मैंने बताया था, देखो ये एमीन ग्रुप पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एन दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर यस यस दिखाई दे रहा होगा, ये यस यस क्या होता है, ये सल्फाइड होता है, और सल्फाइड सल्फाइड के मध्य जो बंध बनेगा ये क्या हो जाएगा, सल्फाइड बॉन्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। बॉन्ड का मतलब, बंध का मतलब क्या होता है, जोड़े रखता है, क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है। तो देखिए मैंने सभी की मीनिंग बता दी आपको, सी का मीनिंग बता दिया, कार्बन है करके, ठीक है। एच, यहाँ पर एच लिखा हुआ नहीं है, पर ये क्या हो जाएगा, दो हेवी चेन होती है। दो कितनी चेन होती है, दो लाइट चेन होती है। दो क्या होती है, लाइट चेन होती है। ये जो एस एस जो लिखा हुआ है, ये क्या है, बॉन्ड है, जिसके माध्यम से क्या हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। जैसे ये भी क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये भी क्या हुआ है, जुड़ा हुआ भी है। और देखो ये आपको लॉक और ये की का संबंध दिखाई दे रहा है, ताला चाबी का संबंध हो रहा है, इसलिए तो इसे क्या कहा जाता है, एंटीजन बॉन्डिंग साइड भी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये डायग्राम में थोड़ा सा आसानी हुआ होगा, समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए जैविक रासायनिक ऑक्सीजन या बीओडी मांग किसे कहते हैं। देखिए बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। क्या होता है कि किसी जल में उपस्थित, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के दिए गए ताप पर, मान के चलिए ये कोई मैंने पात्र लिया, ये कोई क्या लिया मैंने, पात्र लिया। इस पात्र में क्या लिया मैंने, जल लिया। इस पात्र में क्या लिया मैंने, जल लिया। पात्र में क्या लिया मैंने, H2O लिया। पात्र में क्या लिया मैंने, H2O। और मैंने मान के चलिए कि इस जल में कुछ ना कुछ क्या है, सूक्ष्म जीव है। जल में क्या है, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव, ठीक। तो इस 1 लीटर जल में, या हम किसी भी जल की बात कर सकते हैं, तो 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के दिए गए ताप पर, यानी टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, जो नॉर्मली टेम्परेचर दिया हुआ है, वायुमंडल का नॉर्मली टेम्परेचर है, दिए गए ताप पर ये सूक्ष्मजीव द्वारा अपघटन के लिए इस जल में जितनी ऑक्सीजन घुली है, देखिए जल में क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन है। जल में क्या क्या अणु हो सकता है, जल में एक हाइड्रोजन का अणु होता है, और जल में क्या होता है, एक ऑक्सीजन का भी अणु होता है। ये जो सूक्ष्मजीव द्वारा जितने ऑक्सीजन अणु का उपयोग कर सकता है, उसे ही देखिए ऑक्सीजन की मात्रा का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। बीओडी बड़ी खराब स्थिति होती है, बीओडी जल के लिए क्या होती है, खराब स्थिति होती है। कहने का मतलब बीओडी यदि बढ़ जाता है तो जल हमें क्या माना जाएगा, प्रदूषित माना जाएगा। जल क्या माना जाएगा, प्रदूषित माना जाएगा। तो बीओडी सही स्थिति नहीं है। यदि बीओडी ज्यादा रहेगा तो सूक्ष्म जीव को क्या प्राप्त होगा, ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होगा, यानी सूक्ष्म जीव ज्यादा ग्रोथ करेगा। सूक्ष्म जीव क्या करेगा, ज्यादा ग्रोथ करेगा। मान के चलिए कि फॉर एग्जाम्पल ये तालाब है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया है, तालाब। तालाब में क्या है, जल भरा हुआ है। तालाब में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। मान लो कि यहाँ पर कोई क्या है, मछली है, यहाँ पर क्या है, मछली है, ठीक है। अब मान के चलो इसका बीओडी बढ़ गया, और यहाँ पर कुछ क्या है, सूक्ष्म जीव है। इस सूक्ष्म जीव को भी क्या आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और इस मछली को जीवित रहने के लिए भी किसकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। परंतु क्या हो जाएगा, यदि बीओडी बढ़ जाएगा, तो बीओडी बढ़ेगा तो सूक्ष्म जीव ही क्या कर लेगा, ऑक्सीजन का उपयोग ज्यादा मात्रा में कर लेगा। मछली को जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो बीओडी क्या होता है कि फाइनली क्या हो सकती है, मछली की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। यानी बीओडी अच्छी चीज नहीं है। बीओडी क्या है, एक प्रकार से जल के दूषित होने को प्रदर्शित करता है। बीओडी बढ़ेगा यानी क्या हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा। प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जल में उपस्थित जीव क्या हो जाएंगे, जीवों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, या वे अनुकूलन नहीं कर पाएंगे, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी उन्हें, फाइनली उनकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। देखिए अगले स्लाइड में वही तो चर्चा की गई है कि सैंपल ए की बीओडी 20 mg प्रति लीटर है, या वाहित मल देखिए यहाँ पर क्या है, 20 mg है, यहाँ पर कितना है, 8 mg है, यहाँ पर कितना है, 400 mg है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बीओडी बढ़ेगा, बीओडी बढ़ेगा। बीओडी सबसे ज्यादा किसका है, 400 का है। बीओडी सबसे ज्यादा किसका है, 400 वाले का है। तो सैंपल सी की बीओडी 400 मिलीग्राम पर लीटर है, स्पष्ट है कि सर्वाधिक प्रदूषित होगा। मैंने आपको बोला था कि जो जल में सबसे ज्यादा बीओडी पाई जाएगी वो क्या हो जाएगा, सर्वाधिक। यदि मैं इन तीनों में यदि कंपेयर करूं, इसका वैल्यू कितना है, 20 है, इसका वैल्यू कितना है, 8 है, इसका वैल्यू कितना है, 4 है, तो सबसे कम प्रदूषित वाला क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए नदी का जल है, नदी का जल थोड़ा शुद्ध ही होता है। नदी का जल क्या होता है, थोड़ा शुद्ध होता है। तो देखिए इसका बीओडी क्या है, कम है। बीओडी कम यानी थोड़ा क्या है, ये प्रदूषित कम है, ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा प्रदूषित है, और ये तो बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रदूषित है। चीजों को आप यदि एक बार पढ़ लोगे तो चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएगी, जो मैंने एक्सप्लेन किया हूं आपको। देखिए इसे आप एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला लिखा हुआ है शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आता है गेमेटोजेनेसिस करके आता है, क्या आता है, गेमेटोजेनेसिस करके आता है। ये एक प्रकार की गेमेटोजेनिस की प्रक्रिया है, शुक्राणु जनन ये क्या है, एक प्रकार का गेमेटोजेनिस है, या युग्मनज निर्माण कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है, युग्मनज निर्माण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, युग्मनज निर्माण कहा जाता है, या युग्मनज जनन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, युग्मनज जनन। जैसे कि आपको पता होगा कि जब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक मेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और एक क्या होता है, एक फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। एक क्या होता है, मेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और दूसरा क्या होता है, मेल फीमेल। तो आपको पता होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा। मेल में किसका निर्माण, मेल में मुख्य जनन अंग मैंने बताया था कल आपको, क्या होता है, वृषण होता है। क्या होता है, वृषण होता है। इसमें मुख्य जननांग अंग क्या होता है, इसमें मुख्य जननांग अंग होता है, क्या होता है, अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय होता है। आपको ये भी पता होगा कि वृषण द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, स्पर्म का निर्माण किया जाता है। अंडाशय द्वारा किसका निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है, या अंड का निर्माण होता है। क्या होता है, अंड का निर्माण होता है। तो देखिए डेफिनेशन देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है, मेल वाला होता है, दूसरा क्या होता है, फीमेल वाला होता है। मेल वाले का मुख्य जो जननांग क्या वृषण होता है, फीमेल वाले का मुख्य जननांग क्या होता है, अंडाशय होता है। वृषण द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, स्पर्म का निर्माण किया जाता है। अंडाशय द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, अंड का निर्माण किया जाता है। तो डेफिनेशन सीधी और साफ हो सकती है कि प्रजनन या जननांग अंगों में स्पर्म या वृषण द्वारा स्पर्म का निर्माण तथा अंडाशय द्वारा अंड का निर्माण, ओवम के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, गेमेटोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, गेमेटोजेनेसिस क्या कहलाएगी, गेमेटोजेनेसिस कहलाएगी। तो सीधा सीधा डेफिनेशन हो जाएगा, स्पर्म और ओवम का निर्माण ही क्या कहलाता है, युग्मज जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्मनज जनन कहलाता है। युग्मनज जनन में किसका निर्माण, स्पर्म का निर्माण क्या कहलाता है, यही स्पर्म का निर्माण ही कहलाता है। स्पर्म को हिंदी में क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुक्राणु। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वृषण द्वारा स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन कहलाती है। वही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडाशय द्वारा अंड का निर्माण या ओवम का निर्माण क्या कहलाएगी, अंड जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाता है। ठीक है, तो शुक्राणु जनन भी बता दिया मैंने आपको, अंडाणु जनन बता दिया। अब देखो शुक्राणु जनन में क्या होता है कि दो प्रकार की क्रिया होती है। कितने प्रकार की प्रक्रिया होती है, दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक होता है स्पर्मडेटिस का निर्माण हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, स्पर्मडेटिस का निर्माण हो जाएगा। और इसी में दूसरी क्रिया क्या होती है, शुक्राणु रोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्राणु स्थानांतरण या शुक्राणु रोपण भी हो जाएगा। शुक्राणु क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। तो इसमें दो प्रक्रिया थी। शुक्राणु जनन के दौरान हार्मोन का नाम भी पूछा गया इस प्रश्न में। क्या पूछा गया है कि शुक्राणु जनन में उपयोगी हार्मोन का नाम बताइए। तो शुक्राणु जनन में दो प्रकार के हार्मोन काम आते हैं। पहला आ जाता है LH आ जाता है, पहला हो जाएगा LH हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा FSH हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, FS हो जाएगा। LH का मतलब क्या हो जाएगा, लुटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुटिनाइजिंग हार्मोन बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा, लुटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाएगा। और FSH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। युग्मन जनन प्रजनन क्या होता है, युग्मज जनन क्या होता है या गेमेटोजेनेसिस क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है। वृषण द्वारा स्पर्म का निर्माण। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय द्वारा किसका निर्माण, एग का निर्माण या अंड का निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, गेमेटोजेनेसिस कहलाती है। परंतु गेमेटोजेनेसिस नहीं पूछा गया था, सवाल में पूछा गया था कि शुक्राणु जनन क्या होता है, कि शुक्राणु जनन क्या हो जाएगा कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम वृषण द्वारा स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है,
शुक्राणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन में दो प्रक्रिया होती है, एक होती है स्पर्मेटेइड्स हो जाएगा का निर्माण हो जाएगा और शुक्राणु रूपांतरण हो जाएगा। दूसरी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? शुक्राणु। इस प्रक्रिया में दो प्रकार का हार्मोन काम आता है। एक मैंने बताया आपको एफएच होता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा एफएच, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? एफएसएच दिखाई दे रहा है। एलएच का मतलब हो जाएगा लुटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा, और एफएसएच का मतलब क्या हो जाएगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रारूपी आवृत बीजांड के भागों का विसरण दिखाते हुए स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। देखिए यहाँ पर बीजांड का चित्र उसने बनाने को बोला है। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बीजांड दिखाई दे रहा होगा। आपको क्या दिखाई दे रहा है? बीजांड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो देखिए बीजांड का जो सबसे बाहरी वाली लेयर आपको जो दिखाई दे रही है, सबसे बिल्कुल बाहरी वाली आउटर वाली जो लेयर है, इन्हें क्या कहा जाता है? फ्यूंसिल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फ्यूंसिल कहा जाता है। फ्यूंसिल के जस्ट अंदर आओगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये वाली परत क्या कहलाएगी? हिलम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हिलम कहलाएगी। ठीक है, उसके ऊपर ही आप आओगे तो यहाँ पर जो लेयर लगी रहती है, किसकी लेयर रहेगी? माइक्रोपाइल की लगी रहेगी। किसकी लगी हुई रहेगी? माइक्रोपाइल की लगी रहेगी। ये क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइल का ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इसका एंडिंग वाला पॉइंट हो जाएगा। ये देखो इसकी आउटर लेयर हो जाएगी। ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर हो जाएगी? आउटर हो जाएगी। हो जाएगी इनर लेयर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये एम्ब्रियो है। ये क्या है? एम्ब्रियो है, या इसे ही हम क्या बोल सकते हैं? भ्रूण बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं? भ्रूण। तो यहाँ बात की गई थी, तो आप यहाँ पर चित्र को अच्छे से देख सकते हैं, चित्र को नोट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पर थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी की गई है। बीजांड व्रत क्या होता है? तो बीजांड व्रत क्या हो जाएगा? व्रत व्रत यानी मान के चलो कि इस प्रकार से आपने देखा होगा, एक फूल देखा होगा। क्या देखा होगा? फूल। फूल जिसके ऊपर समाहित रहता है, वैसे ही बीजांड जिसके ऊपर बैठा हुआ रहता है, यानी एक प्रकार से हम आसन बोल सकते हैं। एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं? आसन बोल सकते हैं। तो बीजांड व्रत क्या होता है कि एक व्रत द्वारा बीजांड अंडाशय के बीजांड सन, देखो आसन ही लिखा हुआ है, से जुड़ा हुआ रहता है। यह व्रत की बीजांड व्रत कहलाता है, या प्यूनिकल कहलाता है। जैसा कि आप पीछे डायग्राम में देख पा रहे हो, प्यूनिकल लिखा हुआ था। बीजांड का वह भाग जहाँ प्यूनिकल जुड़ा होता है उसे हाइलम कहा जाता है। जैसे देखिए हाइलम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हाइलम, ये हाइलम लिखा हुआ है। जैसे कि अगला क्या लिखा हुआ है? अध्यावरण दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अध्यावरण दिखाई दे रहा है। तो अध्यावरण क्या हो जाएगा? प्रत्येक बीजांड एक अथवा दो सुरक्षात्मक आवरण से घिरा हुआ रहता है। इसे क्या कहा जाता है? अध्यावरण कहा जाता है। जैसे कि देखो ये एक आवरण हो गया, ये एक आवरण हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा आवरण हो गया। इन्हीं आवरण को कहा जाता है, जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको, क्या? अध्यावरण कहा जाता है। अगला क्या हो जाएगा? बीजांड द्वार। यह बीज का वह भाग है जो अध्यावरण से ढका नहीं होता है। यह एक छोटे से छिद्र के रूप में पाया जाता है, जो बीजांड द्वार कहलाता है। सामान्यतः पराग नलिका बीजांड द्वार से क्या होती है? प्रवेश करती है। जैसे कि आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यही क्या है? इसका प्रवेश द्वार है। यही क्या है? बीजांड द्वार हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका बीजांड द्वार हो जाएगा। देखिए देखिए बीजांड के बीज का मृदुत की कोशिकाओं से बना भाग होता है, बीजांड काय कहलाता है। इसके एक सिरे की ओर बीजांड द्वार स्थित होता है, तथा बीजांड द्वार से विपरीत दिशा वाला भाग सिरा निभाग कहलाता है, यानी कोई भाग नहीं होता। और अगला क्या हो जाएगा? भ्रूण कोश। वही जो मैंने बताया था, ये जो सेंटर में था, यही क्या कहलाएगा? भ्रूण कोश कहलाता है। भ्रूण कोश बीजांड में के मध्य में, मैंने बताया था मध्य में थोड़ा सा बीजांड द्वार सिरे की ओर क्या होता है? मादा युग्मोविद या भ्रूण कोश स्थित होता है। प्रारूपी भ्रूण कोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्रीय क्या होता है? केंद्रीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। देखो अगला दिया हुआ है ओपेरॉन मॉडल। अगला क्या दिया हुआ है? ओपेरॉन मॉडल। तो देखिए ओपेरॉन मॉडल के बारे में हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। क्या ओपेरॉन मॉडल एक्चुअल में क्या होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, ओपेरॉन मॉडल क्या है, और लेक ओपेरॉन को समझाइए। देखिए ओपेरॉन के बारे में थोड़ा सा नई स्लाइड लेकर देखते हैं, ओपेरॉन मॉडल क्या है। देखिए ओपेरॉन मॉडल की चर्चा की गई है यहाँ पर। देखिए आपने बायोलॉजी में एक शब्द पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या पढ़ा होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिका होती है जिनमें केंद्रक का अच्छे से विकास नहीं हो पाया है, और दूसरी कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका, यानी वे कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली का अच्छे से निर्माण हुआ है। वे कोशिका क्या कहलाती है?
यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या हुई कि वे कोशिका जिसमें केंद्रक का अच्छे से विकास नहीं हो पाया है, और यूकैरियोटिक कोशिका वे कोशिका जिसमें केंद्रक का अच्छे से विकास हुआ है, वो क्या कहलाएगी? यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर देखिए ओपेरान मॉडल में क्या लिया गया, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका लिया गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका लिया गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे में क्या आ जाएगा एग्जांपल के लिए, जैसे ई कोलाई आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? ई कोलाई। ई कोलाई एक प्रकार का क्या होता है? ये बैक्टीरिया होता है। एक प्रकार का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, जो हमारी कहाँ पर मिलेगा? छोटी आंत में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में यह बैक्टीरिया क्या करता है? भोजन को पचाने के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है, या पचे हुए भोजन को मल में चेंज करने के लिए क्या होता है? ये उपयोगी होता है। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया हमारी आंतों में पाया जाता है। तो जैसे कि क्या हो जाएगा, अपन ने क्या लिया? प्रोकैरियोटिक कोशिका लिया। क्या लिया अपन ने? प्रोकैरियोटिक कोशिका लिया यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने ले लिया लैक्टोज ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया मैंने? लैक्टोज ले लिया। ठीक, यहाँ पर क्या लिया अपन ने? प्रोकैरियोटिक कोशिका लिए। यहाँ पर क्या लिया अपन ने? लैक्टोज लिया। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के माध्यम से लैक्टोज, अब लैक्टोज का क्या करवाएंगे? हम अपघटन करवाएंगे। लैक्टोज का क्या करवाएंगे? अपघटन करवाएंगे। लैक्टोज का क्या करवाएंगे? अपघटन। अपघटन का मतलब होता है कि उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ना, या उसे भागों में क्या करना? विभाजित करना। तो जैसे लैक्टोज विभाजित होकर क्या बनाएगा? ये ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। और साथ में क्या बनाएगा? गैलेक्टोज बनाएगा। क्या बनाएगा? गैलेक्टोज बनाएगा। ठीक, तो मैंने क्या लिया यहाँ पर? प्रोकैरियोटिक कोशिका लिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका की सहायता से लैक्टोज का अपघटन करने की क्रिया या करने वाला मॉडल क्या कहलाएगा? ओपेरान मॉडल कहलाएगा। यहाँ पर लैक्टोज को अपघटन करने के लिए हम यहाँ पर बीच में क्या लिख सकते हैं? एंजाइम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं हम? एंजाइम ले सकते हैं। एंजाइम मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्या होता है एंजाइम? एंजाइम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है, जो सभी कोशिकांग में पाया जाता है। जो सभी कोशिकांग में पाया जाता है। और एंजाइम क्या होता है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, या रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है? तीव्र कर देता है। वह पदार्थ या वह कारक क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका द्वारा लैक्टोज के अपघटन की विधि या एंजाइम की सहायता से प्रस्तुत किया गया मॉडल क्या कहलाएगा? ओपेरान मॉडल कहलाता है। क्या कहलाएगा? ओपेरान मॉडल। देखिए इसी में और एक थोड़ा सा मैं नया बता रहा हूँ। जैसे क्या हो जाएगा, ओपेरान मॉडल क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए क्या हो जाएगा, ये आपके पास डीएनए रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है? आपके पास डीएनए। डीएनए का मैंने क्या कर दिया? खंडों में बांट दिया। डीएनए को किस में बांट दिया मैंने? खंडों में बांट दिया। डीएनए को क्या बांट दिया? खंडों में बांट दिया। या फिर मैं इसके लिए बिल्कुल इस प्रकार से इसको अलग ही बना देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? डीएनए का क्या हो जाएगा? खंड हो जाएगा। इसको मैं दो भागों में बांट रहा हूँ। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। ये पहला भाग कहलाएगा कंट्रोलर कहलाएगा। पहला भाग क्या कहलाएगा इसका? कंट्रोलर कहलाएगा। और दूसरा कहलाएगा स्ट्रक्चरल कहलाएगा। दूसरा क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं हम? नियंत्रक बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? नियंत्रक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? संरचनात्मक वाला भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा? संरचनात्मक वाला भाग हो जाएगा। ठीक, इसे भी हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला भाग क्या हो जाएगा? आर वाला भाग हो जाएगा। दूसरा वाला भाग क्या हो जाएगा? इसी में दूसरा भाग हो जाएगा, पी वाला भाग हो जाएगा। और एक भाग क्या हो जाएगा? तीसरा वाला भाग हो जाएगा, ओ वाला भाग हो जाएगा। आर का मतलब हो जाएगा रेगुलेटर हो जाएगा। आर का मतलब क्या हो जाएगा? रेगुलेटर हो जाएगा। पी का मतलब हो जाएगा प्रमोटर हो जाएगा। और ओ का मतलब हो जाएगा ऑपरेटर हो जाएगा। इसे भी तीन भागों में बांट देते हैं। ये हो जाएगा जेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो देखिए एक हो गया नियंत्रक वाला भाग हो गया, और एक हो गया संरचनात्मक वाला भाग हो गया। कंट्रोलर भाग को हमने कितने भागों में बांटे? हमने तीन भागों में बांटे। आर पी ओ बांटे। और इसे कितने भागों में बांटे अपन ने? जेड वाई और ए के रूप में बांटे। देखो आर का मतलब होता है रेगुलेटर। जैसे कि आपने देखा होगा
मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, डीएनए की संरचना इस प्रकार से होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स। और डबल हेलिक्स संरचना किसने दिया था? वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। मान के चलिए कि यहाँ पर मैंने डीएनए का क्या करवाया, यहाँ पर एंजाइम लिया, और एंजाइम क्या करेगा? डीएनए को क्या करेगा? डीएनए का क्या कर देगा? अनुलेखन कर देगा। डीएनए का क्या कर देगा? अनुलेखन कर देगा। इसी को मैंने बोला था ट्रांसलेशन बोला था। क्या बोला था? ट्रांसलेशन बोला था। तो डीएनए का अनुलेखन होकर क्या बन जाएगा? एमआरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एमआरएनए बन जाएगा। और एमआरएनए ही टूटकर फिर क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा। क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा। देखिए इस क्रियाविधि में क्या होता है लेकोपेरान में, कि जो रेगुलेटर वाला भाग है, कौन सा वाला भाग है? ये रेगुलेटर वाला भाग है। ये रेगुलेटर वाला भाग आगे चलकर क्या करेगा? एमआरएनए का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा? एमआरएनए का निर्माण कर देगा। और एमआरएनए बिल्कुल इस प्रकार से क्या बन जाएगी? संरचना बन जाएगी। फिर क्या हो जाएगा कि ये एमआरएनए किस में बदल जाएगा? एंजाइम में बदल जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि आरएनए आगे चलकर किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। एमआरएनए द्वारा प्रोटीन का निर्माण मैंने बताया था ट्रांसलेशन विधि द्वारा बन सकता है। तो एमआरएनए आगे चलकर क्या बनाएगा? एमआरएनए आगे चलकर क्या बन जाएगा? प्रोटीन बना देगा। और आपको पता है कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है? प्रोटीन की इकाई होती है क्या? प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल होती है। क्या होती है? अमीनो अम्ल। तो ये अमीनो अम्ल का क्या बना देगा? मोनोमर बना देगा। क्या बना देगा? ये मोनोमर बना देगा, एकलक बोला जाता है। यही क्या होगा कि फिर यही आगे चलकर क्या करा देगा? ये प्रोटीन का गुच्छा बना देगा। क्या बना देगा? ये प्रोटीन का गुच्छा बना देगा। प्रोटीन का गुच्छा बना देगा। इसे ही हम बोलते हैं दमनकारी प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दमनकारी प्रोटीन बोलेंगे। और यही दमनकारी प्रोटीन क्या हो जाएगा कि यही दमनकारी प्रोटीन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो सक्रिय हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? निष्क्रिय हो सकता है। एक तो सक्रिय हो सकता है, क्या हो सकता है? निष्क्रिय हो जाएगा। तो देखिए रेगुलेटर वाले केस में क्या हुआ? रेगुलेटर वाले केस में क्या हुआ कि पहले किस में बदला? एमआरएनए में बदला। एमआरएनए आगे चलकर किस में टूटा? पता है कि आरएनए आगे चलकर किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। यानी अमीनो अम्ल के मोनोमर में यानी एकलक में टूट जाता है। फिर यही मोनोमर आपस में जुड़कर थोड़ा सा क्या बना लेता है? गुच्छा जैसे बना लेता है। और इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर भी रहती है। यहाँ पर क्या रहता है? बांध वाले कंडीशन भी रहती है। ये क्या हो जाएगा? दमनकारी क्या बना लेता है? प्रोटीन बना लेता है। क्या कर लेता है? दमनकारी क्या कर लेता है? प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। अब देखिए ये तो रेगुलेटर का काम हो गया। दूसरा काम क्या होगा? प्रमोटर का। दूसरा काम किसका होगा? प्रमोटर का। प्रमोटर का काम क्या होता है कि ये डिसाइड करता है कि किस प्रकार का एंजाइम बनाना है। क्या बनाना है? एंजाइम बनाना है। या फिर यहाँ पर क्या करता है? डीएनए को क्या करता है? यहाँ पर लाकर जमा कर देता है। डीएनए को क्या कर देता है? लाकर जमा कर देता है। और यहाँ पर लाकर जमा कर देने से क्या हो जाता है कि आगे में प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा, इस बात की व्याख्या कर देता है। अब देखिए ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर का कार्य हो जाता है क्या कि ये यहाँ के दमनकारी प्रोटीन को यहाँ तक ले जाता है। अब देखिए ये तीन ये जो स्ट्रक्चर वाले हैं इनका फंक्शन क्या होता है? तो देखिए पहले वाले का क्या करता है कि ये एमआरएनए का संश्लेषण जो हो गया था, किसका संश्लेषण हो गया था? एमआरएनए का जो संश्लेषण हो गया था। इसके द्वारा देखिए जेड द्वारा क्या बनाया जाता है? बीटा गैलेक्टोसाइड। बीटा गैलेक्टोसाइड। वाई द्वारा बनाया जाता है बीटा गैलेक्टोसाइड एमिलेज बनाया जाता है। और थर्ड जो ए द्वारा है ये क्या बनाया जाता है? बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसम्यूरेज। ठीक है। और ये तीनों आपस में बाद में मिलकर क्या कर लेते हैं? ग्लूकोज का निर्माण, ये लेक्टोज का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर देते हैं? या लेक्टोज का निर्माण कर सकते हैं। लेक्टोज का क्या कर देते हैं? लेक्टोज का क्या कर देते हैं? अपघटन। देखिए ओपेरान मॉडल में केवल इतना ही था कि दमनकारी प्रोटीन द्वारा या प्रोकैरियोटिक कोशिका में या इकोलाई बैक्टीरिया में दमनकारी प्रोटीन की सहायता से ग्लूकोज का एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन की क्रिया ही क्या कहलाएगी? अपघटन की क्रिया क्या कहलाएगी? ये कहलाती है ओपेरान मॉडल कहलाता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओपेरान मॉडल डीएनए अणु की एक क्रियात्मक इकाई है जिसके एक प्रमोटर से, मैंने बता दिया था वहां पर प्रमोटर होता है, एक क्या होता है? रेगुलेटर होता है, और एक क्या होता है?
एक क्या होता है, एक प्रमोटर होता है, एक रेगुलेटर होता है और एक क्या होता है, ऑपरेटर होता है। प्रमोटर से नियंत्रित होने वाली संरचनात्मक जीनों का एक क्या होता है, समूह शामिल होता है। एक ओपेरान की सभी संरचनात्मक जीनों का, मैंने बताया था जो लास्ट में जो 3 लाइनें मैंने आपको बताया था, ये किसका होता है, ये संरचनात्मक वाला होता है। और सर्वप्रथम इसके बारे में किसने बताया था, मोनाइट ने बताया था। मैंने बताया था कोशिका के लेख ऑपरेट मॉडल की प्रस्तुत किया गया था। मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या था, प्रोकैरियोटिक कोशिका इकोलाई लिया गया था, परिकल्पना प्रस्तुत की। इस मॉडल में एक ऑपरेटर, एक प्रमोटर और एक नियामक, ऑपरेटर, प्रमोटर और एक क्या हो जाएगा, नियामक हो जाता है। रेगुलेटरी जीन तथा कुछ संरचनात्मक जीन शामिल होते हैं। अधिकांश ओपेरॉन ऑपरेटर क्षेत्र प्रमोटर क्षेत्र के निकट स्थित होता है तथा ऑपरेटर के अनुक्रम नियामक जीन के उत्पाद नियामक प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। प्रत्येक ओपेरॉन विशेष ऑपरेटर व विशेष नियामक होते हैं। देखिए मैंने बताया था, यहाँ पर आपको बता दिया था प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, ये भी जानकारी बताया था मैंने। एक नियंत्रक होता है, क्या होता है, एक संरचनात्मक होता है। नियंत्रक में एक होता है रेगुलेटर होता है, एक प्रमोटर होता है, एक क्या होता है, ऑपरेटर होता है। ये क्या बनाता है, जेड वाला भाग, संरचनात्मक वाला का जेड वाला भाग क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइड बनाता है। वाई वाला क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइड एमिलेज बनाता है। और ए वाला भाग क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइड एमिल ट्रांसमिट बनाता है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, रेगुलेटर वाला क्या होता है कि एमआरएनए का निर्माण करता है। एमआरएनए की छोटी आरएनए क्या आगे चलकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन का मोनोमर में टूट जाता है और ये फिर ये लास्ट में क्या बनाता है, दमनकारी प्रोटीन बना देता है। ये सक्रिय भी हो सकता है, निष्क्रिय भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में दमनकारी प्रोटीन की सहायता से या एंजाइम की सहायता से गैलेक्टोज का अपघटन ये क्या कहलाता है, ओपेरॉन मॉडल कहलाता है। देखिए आगे, देखिए ओपेरॉन मॉडल में जो बताया था वो चीजें लिखी हुई है। देखिए अगला है, निम्न शब्दों को उदाहरण सहित समझाइए। पहला दिया हुआ है सहप्रभाविता दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया है, अपूर्ण प्रभाविता दिया है। देखिए एग्जाम्पल मैं इसका बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखिए सहप्रभाविता क्या होता है, मान के चलिए कि मैंने किसी, आपने देखा होगा मवेशियों का बालों का रंग देखा होगा, पशु या मवेशी बोल सकते हैं हम एक तो उसकी त्वचा की बात कर सकते हैं, त्वचा का रंग की बात कर सकते हैं, या हम उसके बालों की बात कर सकते हैं, बालों के रंग की बात कर सकते हैं। तो इसका सहप्रभाविता का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो सहप्रभाविता का एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहप्रभाविता क्या होता है। एग्जाम्पल से थोड़ा सा आसानी हो जाएगा आपको सहप्रभाविता। देखिए इसमें क्या होता है, मवेशियों का, मवेशी या हम बोल सकते हैं क्या, पशु, मवेशी या पशु के बाल या त्वचा का रंग, ये क्या दर्शाता है, सहप्रभाविता दर्शाता है। क्या दर्शाता है, सहप्रभाविता। जैसे मैंने लिया, मान के चलो कि कोई मैंने यहाँ पर सांड लिया, यहाँ पर क्या लिया अपन ने, सांड लिया। दूसरे केस में हमने क्या लिया, दूसरे केस में हमने लिया गाय लिया, दूसरे केस में क्या लिया, गाय लिया। पहले केस में क्या लिया, सांड लिया, दूसरे केस में हमने क्या लिया, गाय लिया। सांड का रंग अपन ने मान के चलिए कि सांड का रंग हो गया लाल रंग हो गया, या हम भूरा रंग भी बोल सकते हैं, लाल रंग है हम क्या बोल सकते हैं, भूरा रंग बोल सकते हैं। दूसरे केस में मैंने क्या लिया, गाय का रंग क्या हो जाएगा, सफेद रंग का लिया। गाय का रंग क्या मैंने लिया, सफेद रंग का लिया। गाय का रंग क्या लिया मैंने, सफेद रंग। मैंने इसे दर्शा दिया कैपिटल R1, कैपिटल R1 से दर्शा दिया। इसे दर्शा दिया कैपिटल R2, इसे भी किससे दर्शा दिया मैंने, कैपिटल R2 से। जब इनके मध्य में क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। इनके मध्य में क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। इनके मध्य क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। तो देखिए इसका प्रभावी यदि लक्षण देखा जाए तो प्रभावी लक्षण आपको क्या दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है। और ये क्या हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण। जैसे मैंने मेंडल का प्रभाविता का नियम बताया था कि जब दो प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के मध्य क्या करवाया जाता है, जब दो प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो प्रभावी लक्षण पहले दिखाई देता है तथा अप्रभावी लक्षण छूट जाता है। ये F1 पीढ़ी की बात हुई थी। और जब पुनः उनमें क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी, जब उनमें पुनः क्रॉस करवाया जाता है तो प्रभावी और अप्रभावी में उनका रेशो कितना हो जाता है, 3:1 का अनुपात हो जाता है करके। तो वैसे मेंडल के नियम के अनुसार देखा जाए तो ये तो प्रभावी लक्षण था। ये कौन सा लक्षण था, ये प्रभावी लक्षण था। ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला क्या था, अप्रभावी लक्षण था। दूसरा लक्षण क्या था, अप्रभावी लक्षण था। मेंडल का नियम क्या कहता है
एक तो प्रभावी लक्षण दिखाई देना चाहिए, अप्रभावी लक्षण दिखाई देना है। यानी कायदे से देखा जाए तो एक तो लाल दिखाई देना था आने वाली जो F1 पीढ़ी में जो बनता क्रॉस होने के बाद, या फिर क्या दिखाई देना था, सफ़ेद दिखाई देना था। परंतु यहाँ पर कुछ नया हो जाता है, जो रंग आ जाता है चितकबरा आ जाता है। कौन-सा रंग आ जाता है? चितकाबरा रंग आ जाता है। किस प्रकार का रंग आ जाता है? चितकाबरा प्रकार का रंग आ जाता है, जिसमें क्या रहता है, दोनों रंग सम्मिलित रह जाते हैं, लाल वाला भी सम्मिलित रह जाता है और भूरा वाला भी क्या रह जाता है, सम्मिलित रह जाता है। तो इसे हम बोलते हैं चितकाबरा रंग बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, R1 यहाँ पर आ जाएगा, R2 आ जाएगा, यानी लाल और सफ़ेद दोनों का क्या आ जाएगा, मिक्स आ जाएगा। तो F1 पीढ़ी में क्या आ जाता है, F1 पीढ़ी में कुछ नया ही दिखाई देता है, यानी न प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, न अप्रभावी लक्षण दिखाई देता है। पर अब प्रभावी नहीं दिखाई देता है, न अप्रभावी दिखाई देता है, यानी दोनों की साझेदारी दिखाई दे रही होगी आपको। देखो यहाँ पर लाल वाला भी दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, भूरा वाला भी दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब दो एलील के मध्य क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी के दौरान दोनों एलील समान रूप से क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, समान रूप से भाग लेते हैं। और समान रूप से भाग लेने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सह शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, सह प्रभाविता बोल देते हैं। तो सह प्रभाविता समझ आया। देखिए यहाँ पर R1 है, R1 यानी यहाँ का आधा हिस्सा भाग लिया, R2 यानी इस यहाँ की आधी हिस्सेदारी हुई, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं सह प्रभावी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, सह प्रभावी। जैसे फिर इसी का और क्रॉस करवाया जाएगा, मान के चलो यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर फिर R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, इनके मध्य फिर से क्रॉस करवाएंगे तो R1 के साथ मिलकर क्या बना लेगा, R1 बना लेगा। यहाँ पर R1 R2 के साथ मिल R1 क्या बना लेगा, R1 बना लेगा, R2 बना लेगा। यहीं R2 के साथ मिलेगा, R2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 R1 के साथ मिलेगा तो R1 R2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देख रहे हो R1 R2 यानी दो चितकबरा हो जाएगा, दो क्या हो जाएगा, चितकबरा हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, लाल या भूरा हो जाएगा। यानी आपको दिखाई दे रहा होगा जो अनुपात है, लाल अनुपात चितकबरा अनुपात क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी F2 पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी हो जाएगी, F2 पीढ़ी हो जाएगी। कौन सी पीढ़ी हो जाएगी, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में क्या हो जाएगा कि 1 अनुपात 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सप्रभाविता हम किसमें देख सकते हैं, मवेशी या पशु के बाल या त्वचा के रंग में हम क्या देख सकते हैं, सप्रभाविता देख सकते हैं। वो जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या लिया मैंने, सांड लिया। एग्जांपल के लिए क्या लिया, गाय लिया। सांड का रंग क्या लिया अपन ने, लाल रंग लिए। गाय का रंग कैसा लिया अपन ने, सफ़ेद लिया। जब इनके मध्य क्रॉस करवाया गया तो देखो न लाल रंग दिखाई दिया न सफ़ेद दिखाई दिया, यानी क्या दिखाई दिया, चितकबरा। और चितकबरा का मतलब क्या हो जाता है, लाल भी शामिल है और क्या है, सफ़ेद भी शामिल है, यानी दोनों ने समान रूप से भाग लिया, इसलिए इसे कहा गया सप्रभाविता कहा गया। देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसी में क्या है, दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा क्या दिया हुआ, अपूर्ण प्रभाविता। जैसे परिभाषा में देख लेते हैं, जब किसी विषम युग्मनी जी के दोनों एलील अपना अपना पूर्ण तथा बराबर प्रभाव दिखाते, मैंने बताया था, आधे ने भी प्रभाव दिखा, आधा सफ़ेद ने भी प्रभाव दिखाया, आधे भूरे ने भी प्रभाव दिखाया, यानी आधा आधा प्रभाव दिखाते, तब वंशानुगति का प्रकार क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सप्रभाविता। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ एंटीजन के बारे में दिया, और मैंने आपको एग्जाम्पल किसके बारे में बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको सांड, और किसके बारे में बता दिया, गाय। तो वहां से आप एग्जाम्पल भी उठा सकते हो। और इस थ्योरी से भी यहाँ पर सप्रभाविता का एक सामान्य उदाहरण मानव में एबीओ रक्त समूह की वंशानुगति है। मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन की उपस्थिति से होता है। ये मैंने अभी पिछले ही क्लास में आपको बताया है, या पीछे में बताया हुआ है। यह एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। यदि आरबीसी पर ए एंटीजन उपस्थित है तो रक्त समूह ए होता है, जबकि बी एंटीजन है तो क्या हो जाएगा, बी रक्त समूह के लिए उत्तरदायी होता है। अगर आरबीसी पर दोनों एंटीजन उपस्थित हो तो वह रक्त समूह किसके लिए हो जाता है, ए बी के लिए हो जाता है। और ओ रक्त समूह बनाने वाले व्यक्ति के आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता है। इन एंटीजनों के निर्माण से संबंधित जिन को 1 नाम दिया गया, इस जिन के 3 एलील पाए जाते हैं। देखिए आगे दूसरा क्या है, देखिए फिर बताया गया कि I1 एलील ए एंटीजन निर्माण हेतु, IB एलील बी एंटीजन निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है। एलील से कोई एंटीजन निर्माण नहीं होता है। एलील IA तथा एलील IB दोनों प्रभावी एलील है, तथा I एलील अप्रभावी होता है। किसी मनुष्य में इन तीनों में से कोई 2 एलील पाए जाते। देखिए यहाँ से थोड़ा जो एग्जाम्पल है, थोड़ा सा
यहाँ पर डाउटफुल वाला है, या हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा क्या है कठिनाई वाला है, या फिर याद करने में थोड़ी क्या नहीं हो सकती, आसानी नहीं हो सकती। जो मैंने बताया आपको ये एग्जाम्पल यदि आप एग्जाम में दे दोगे तो आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी और आंसर देने में भी क्या हो सकती है, आसानी हो जाएगी। तो आप उदाहरण में इसे समझा सकते हैं, उदाहरण में ये वाला उदाहरण आप इसे समझा सकते हैं। बाकी आप यहाँ से इसे भी देख सकते हैं। देखिए दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। देखिए अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, देखिए अपूर्ण प्रभाविता जैसे मैं कोई फूल ले रहा हूं 2 कलर वाला, मान के चलो कि मैंने यहाँ पर लाल रंग का फूल लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, कोई लाल रंग का फूल लिया, और यहाँ पर मैंने लिया सफेद रंग का फूल लिया। दूसरा क्या लिया मैंने, सफेद रंग का फूल लिया। अब देखिए लाल रंग के फूल को मैं कैपिटल आर आर द्वारा दर्शा देता हूँ, कैपिटल आर आर दर्शा दे रहा हूँ। सफेद रंग के फूल को मैं स्मॉल आर आर द्वारा दर्शा दे रहा हूँ। ठीक, अब इनमें क्या करवा रहे हैं, इनमें क्रॉस करवा देते हैं, इनमें क्या हो जाएगा, क्रॉस करवा देते हैं। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार तो क्या होना चाहिए, मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार मैं इसे बोल देता हूँ प्रभावी लक्षण बोल देता हूँ। मैं इसे क्या बोल सकते हैं, इसे प्रभावी लक्षण बोल देंगे। इसे क्या बोल दिया जाएगा, प्रभावी लक्षण बोल दिया जाएगा। और ये वाले केस को बोल दिया जाएगा अप्रभावी लक्षण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। तो देखिए प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के मध्य क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है मेंडल के नियम के अनुसार। मेंडल का नियम क्या बोलता है, प्रभाविता का नियम, कि जब प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षणों के मध्य क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। तो हमें F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में ये जो बनने वाली है, F1 पीढ़ी बनने वाली है, तो F1 पीढ़ी में क्या होता है, प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर कुछ नया ही हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक गुलाबी रंग का फूल बन जाता है। किस रंग का फूल बन जाता है, गुलाबी रंग का फूल बन जाता है। किस रंग का फूल बन जाएगा, गुलाबी रंग का फूल बन जाता है। जैसे इसे बोल देंगे हम आर बोल देंगे, और इसे क्या बोल देंगे हम, आर बोल देंगे। तो देखिए इसे ही बोला जाता है अपूर्ण प्रभाविता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, अपूर्ण प्रभाविता। यानी दो जो, इसे एलील बोल सकते हैं, इसे भी हम एलील बोल सकते हैं। ठीक है, जब दो एलीलों के मध्य क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। और क्रॉस करवाने के बाद F1 पीढ़ी में, क्रॉस करवाने के बाद F1 पीढ़ी में वे अपने पूर्ण गुणों को लक्षण नहीं दर्शा पाते, या पूर्ण लक्षणों को दर्शा नहीं पाते। पूर्ण लक्षण क्या होता है, एक तो लाल होना था, या एक तो क्या होना था, सफेद होना था। यानी इनने अपने पूर्ण लक्षणों को क्या नहीं दर्शा नहीं पाए। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि इस प्रकार का प्रभाविता क्या हो सकता है, अपूर्ण प्रभाविता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब फिर से इनमें क्या करवाया जा सकता है, स्वपरागण करवाया जा सकता है। क्या करवाया जा सकता है, स्वपरागण करवाएंगे। स्वपरागण करवाने के बाद क्या हो जाएगा, आर आर बन जाएगा। ये आर इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, आर आर बना लेगा। इसे क्या बना लेगा, आर आर बना लेगा। और ये क्या बना लेगा, कैपिटल स्मॉल आर बना लेगा। ये वाला क्या हो जाएगा, लाल रंग को दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा, लाल को। ये किसको दर्शाएगा, गुलाबी को। क्या हो जाएगा, गुलाबी को। ये भी किसको दर्शाएगा, गुलाबी को। और ये किसको दर्शाएगा, सफेद को दर्शाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि परागण के दौरान F2 पीढ़ी में हम क्या बोल सकते हैं, F2 पीढ़ी में परागण के दौरान रेड वाले का रेशो, पिंक वाले का रेशो और व्हाइट वाले का रेशो 1:2 कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। ये हम यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। जीनोटाइप या फिनोटाइप जो इसका जो रेशो हो सकता है, कितना हो सकता है, 1:2 अनुपात क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो देखिए मैं फिर से डेफिनेशन को क्लियर करता हूँ। जब प्रभावी और अप्रभावी दो एलीलों के मध्य, जब दो एलीलों के मध्य क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो वे अपने किसी भी प्रकार के लक्षण को नहीं दर्शाते हैं, या वे अपने अपूर्ण लक्षण को दर्शाते हैं। इस प्रकार की जो प्रभाविता होती है इसे क्या बोला जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है एग्जाम्पल में भी। ठीक, देखिए अगला लिखा हुआ है पीसीआर। अगला क्या लिखा हुआ है, पीसीआर। पीसीआर एक प्रकार का क्या होता है, देखिए यहाँ पर पीसीआर के बारे में बताते हैं हम आपको। पीसीआर, तो देखिए पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज, क्या हो जाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन
रिएक्शन। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यदि कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो पॉली को भी यदि मैं दो भागों में तोड़ू तो क्या हो जाएगा, पॉली प्लस क्या हो जाएगा, मरेज हो जाएगा। पॉली क्या हो जाएगा, प्लस मरेज। पॉली का मतलब होता है बहुत, बहुत। पॉली का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत। और बहुत मरेज का मतलब हो जाएगा प्रति प्राप्त करना, बहुत सारी प्रतियां बनाना, या हम बोल सकते हैं इसको बहुत सारी कॉपी बना देना या प्रतियां बना देना। देखिए पीसीआर के बारे में या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था, कैरी मुलेज द्वारा बताया गया। किसके द्वारा बताया गया था, कैली मुरेज द्वारा बताया गया था। सन 1985 में बताया गया था इसके बारे में, 1985 में। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है कि एक प्रकार की क्या तकनीक है, या हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार की मशीन है, एक प्रकार की क्या हो जाएगा, मशीन हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि इसके बारे में बताया किसने था, कैरी मुलेज द्वारा इसकी उत्पादन या इसको बनाया गया था कैरी मुलेज द्वारा, या 1985 में क्या किया गया था, बनाया गया था। यानी बहुत सारी प्रतियां, अब किसकी प्रतियां हो जाएगी, डीएनए की, डीएनए की प्रतियां। हम सीधा सीधा डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ऐसी मशीन जो डीएनए की बहुत सारी प्रतियां बना देती है, ऐसी मशीन जो डीएनए की बहुत सारी प्रतियां बना देती है, ऐसे मशीन को क्या बोला जाता है, ऐसी मशीन को पीसीआर कहा जाता है या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है, पीसीआर क्या होता है, वह क्रिया जिसके द्वारा वांछित डीएनए खंड की पर्याप्त मात्रा प्राप्त की जाती है, पीसीआर कहलाता है। इस विधि द्वारा प्रयोगशाला परिस्थितियों में वांछित जीन की एक अरब प्रतियां बनाई जा सकती है। मैंने बताया था आपको कि डीएनए की बहुत सारी फोटोकॉपी बना देना, ये क्या कहलाता है, पीसीआर कहलाता है। पीसीआर का सिद्धांत क्या कहलाता है कि उच्च ताप पर डीएनए पॉलीमरेज इनकी प्रतिलिपि तैयार कर देता है, अतः मूल द्विरज्जु की अणु प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को उच्च ताप पर बार बार दोहने से डीएनए की क्या हो जाती है, अनेक प्रतियां प्राप्त हो जाती है। देखिए अगला दिया है महत्व। महत्व क्या क्या हो सकता है कि हम किसी जीन का पता लगा सकते हैं। पहला महत्व क्या हो सकता है, जैसे कि क्या हो सकता है कि हम बहुत जीन का पता लगा सकते हैं, या किसी जनक जीन का पता लगा सकते हैं, यानी किस व्यक्ति का ये जीन है या किस डीएनए का जीन है, जीन या जनक जीन का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दूसरा महत्व क्या हो सकता है, अनुवांशिक रोग जो भी हो सकता है, दूसरा क्या बोल सकते हैं, अनुवांशिक रोग जो भी हो सकता है, अनुवांशिक रोग का पता लगा सकते हैं, क्योंकि अनुवांशिक ही तो होता है, अनुवांशिक लक्षण ही तो है डीएनए, अनुवांशिक गुण ही तो है, एक अनुवांशिक बीमारी का पता लगा सकते हैं। दूसरा महत्व। थर्ड क्या कर सकते हैं इसी में, थर्ड क्या हो सकता है, डीएनए की कॉपी बनाई जा सकती है, या बहुत ज्यादा डीएनए की प्रतियां बनाई जा सकती है। देखिए यही सारी चीजें लिखी हुई, किसी भी डीएनए खंड की मात्रा में आवर्धन, आवर्धन यानी बढ़ा देना, आवर्धन बढ़ा सकते हैं, उसकी अनेक प्रतियां प्राप्त करने में पीसीआर आवश्यक है। दूसरा क्या हो जाएगा, जीनोम के अध्ययन में डीएनए अनुक्रम ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है। फोरेंसिक लैब में, विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंट आपने देखा होगा कि कभी कभी सीआरडी जैसे आपने इसमें देखा होगा शो में, फोरेंसिक लैब में उसमें क्या किया जाता है, डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, फिंगरप्रिंट ली जाती है, वहां पर भी इसकी आवश्यकता हो जाती है पीसीआर मशीन। ठीक है, पीसीआर एक प्रकार की मशीन ही है। जीनोम में बहुरूपता के अध्ययन में भी पीसीआर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। देखिए अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ व हानि का वर्णन कीजिए। अब देखिए इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं अनुवांशिक रूपांतरित फलों से। ठीक, पहला क्या दिया हुआ है, पौधे में पीड़क प्रतिरोधकता का विकास हो जाता है। पीड़क प्रतिरोधकता, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल खेतियों में देखा होगा कि क्रॉस बीजों का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। पहले की फसलों में क्या होता था कि बीमारियां बहुत ज्यादा लगती थी, जिससे उत्पादन की मात्रा क्या नहीं हो पाती थी, ज्यादा नहीं हो पाती। परंतु आज का यदि आप फसलों में देखोगे, उत्पादन आपको देखिए वही जमीन में आपको दुगुना उत्पादन दिखाई दे रहा है। जैसे आपने यदि अपने पूर्वजों से सुना होगा कि पहले इतनी फसल नहीं होती थी जितनी आज हो रही है करके, तो इसका पीछे का कारण क्या हुआ कि इनका जो अनुवांशिक है, अनुवांशिक रूपांतरण कर दिया जाता है।
इनका क्या करवा दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाता है। क्या करवा दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाता है, क्रॉस करवा दिया जाता है। इस वजह से क्या होता है, तो इसके कुछ लाभ भी हो सकते हैं और कुछ हो सकता है हानि भी हो सकता है। आपको पता है कि कोई भी यदि टेक्नोलॉजी आई है तो उसके जितने लाभ होंगे उतनी ही हानि होगी, और जितनी हानियां उतने लाभ भी होंगे। तो वैसे यहाँ पर लाभ भी हो सकते हैं और हानि भी हो सकते हैं। पहला लाभ में क्या दिया हुआ है कि पौधे में पीड़क प्रतिरोधकता का विकास, जिससे रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता कम होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या जाएगा, बीटी कपास हो जाएगा, बीटी मक्का हो जाएगा। ये सब क्या है, रूपांतरित फसलें हैं। ये सब क्या है, क्रॉस करवाने के बाद जो बनी हुई जो नई जाति है, नई किस्म है, उसके सब ये नाम है, बीटी कपास और बीटी क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। फसल कटाई के बाद की हानि में कमी, अर्थात सेल्फ वेल्यू में वृद्धि। जैसे अधिकता सेल्फ वेल्यू वाले टमाटर, यानी क्या होता है कि इससे क्या नहीं बचता है, अपशिष्ट ज्यादा मात्रा में नहीं बच पाता है, अपशिष्ट ज्यादा मात्रा में नहीं बच पाता है। जैसे देखिए अगला, बेहतरीन गुणवत्ता, बड़ा पोषक पोषक मान, जैसे विटामिन ए से समृद्ध चावल, जैसे आपने गोल्डन राइस का नाम सुना होगा। जैसे अभी मार्केट में जैसे आपने सुना होगा गोल्डन राइस होता है। गोल्डन राइस क्या होता है, एक प्रकार की रूपांतरित या अनुवांशिक रूपांतरित फसल है। इसमें क्या होता है कि गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, या प्रोटीन की मात्रा क्या पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि बेहतरीन गुणवत्ता, जो मैंने बताया आपको गोल्डन राइस क्या होता है कि बेहतरीन गुणवत्ता वाला होता है, बड़ा पोषक मान हो सकता है, और विटामिन ए से, जैसे मैंने बताया आपको बीटा कैरोटीन से क्या होता है, समृद्ध होता है। वैसे ही क्या हो जाएगा कि इनमें विटामिन ए की क्या रहती है, समृद्धता रहती है। मृदा से खनिज के दक्षतापूर्ण अवशोषण की क्षमता, यानी ये क्या कर सकते हैं, दक्षता के अनुसार ही खनिज तत्वों को क्या करते हैं, अवशोषित कर सकते हैं अपने आप में, जितनी आवश्यकता है या उतना ही उपयोग किया जा सकता है ना। दक्षता के अनुसार ही, इफिशिएंसी के अनुसार ही क्या कर सकते हैं, उनके अवशोषण की क्षमताएं पाई जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियां, जैसे सूखा हो गया, लवणता हो गया, अधिक ताप सहने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ फसलों को कम समय वाली भी बना दिया जाता है, ज्यादा समय वाली भी बना दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ फसलें, यानी धान की वेराइटी ही देखो आप अपने आसपास में, तो आपने देखा होगा कि वही धान को कम दिनों के लिए भी बना दिया जाता है, ज्यादा दिनों के लिए बना दिया जाता है, ताकि वो कैसी स्थिति से लड़ जाए, सूखा हो गया, बाढ़ वाली स्थिति हो जाए, उनसे क्या हो सके, लड़ सके। या हम बोल सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या हो सकता है, सहने की क्या हो सकती है, क्षमता हो सकती है। अब देखो इसके हानियां भी हो सकते हैं। अब देखिए हानि क्या क्या हो सकती है, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों में वांछित जीन के साथ साथ कुछ अन्य जीन भी उपस्थित होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन। जैसे क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक, यानी हमने तो रूपांतरित फसलों में वांछित जीन दिए थे, परंतु क्या होता है कि कभी कभी म्यूटेशन के दौरान, कभी कभी क्या होता है, म्यूटेशन के दौरान या उत्परिवर्तन के दौरान क्या हो जाता है, कुछ अन्य जीन भी क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन बोल सकते हैं। ठीक, इन जीनों के उत्पाद एलर्जी जैसे प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया अथवा अन्य कोई स्वास्थ्य समस्या क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। यानी स्वास्थ्य संबंधी रोग या उत्पन्न कर सकते हैं, या समस्या क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। जो अतिरिक्त जीन आया था, जो क्या आया था, अतिरिक्त जीन आया था। जीएम फसलों से मनुष्य व पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभाव का अभी पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ है। इनसे दीर्घावधि में कुछ समस्याओं का जन्म हो सकता है, यानी इससे हो सकता है कि अभी ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ है, पर फिर भी क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है, मनुष्य की आंत के मित्र फ्लोरा, मनुष्य के आंत के, जैसे मैंने बताया था कि मनुष्य के आंत में मैंने उनका मित्र क्या बताया था, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया होता है, वैसे क्या होता है, फ्लोरा। लाभदायक जीवों को लाभदायक जीवाणु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जैसे इकोलाई क्या होता है, एक प्रकार का जीवाणु होता है, हो सकता है कि उस जीवाणु पर क्या हो जाए, अपोजिट प्रभाव पड़ जाए। हो सकता है कि इकोलाई बैक्टीरिया उस चीजों को सहन न कर पाए, उससे क्या हो सकती है, उनकी डेथ हो सकती है, जिससे क्या हो सकता है, डाइजेशन सिस्टम में क्या आ सकती है, खराबी आ सकती है, या आंतों पर क्या हो सकता है, उसका बुरा प्रभाव देखा जा सकता है। ऐसी कोई विजातीय जीन परागकणों के माध्यम से लाभदायक जीव जैसे मधुमक्खी जैसे परागकर्ता पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। तो देखिए इन जीनों का या इन फसलों का ये भी प्रभाव पड़ सकता है कि जैसे मधुमक्खियां, जैसे मान के चलो कि अपने रूपांतरित फसलें लाए, रूपांतरित फसलों में क्या, जैसे फूल लगा, फूल से क्या होता है कि मधुमक्खियां क्या करती है, मधुमक्खियां अपने रसों का क्या करती है, सेवन कर, या मधुमक्खी क्या करती है, अपने रसों को क्या करती है, वहां से प्राप्त करती है। तो हो सकता है कि उसके ऊपर देखिए परागकण, आपको पता होगा कि ये जो मान के चलिए क्या पुष्प है, पुष्प में क्या हो जाएगा, नर वाला भाग हो जाएगा, ये वाला क्या होता है, फिलामेंट होता है, ये वाला भाग क्या होता है, परागकोश होता है। परागकोश में क्या उपस्थित रहता है, परागकण उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है, परागकण रहता है।
यदि इस पर कोई मधुमक्खी आई, हो सकता है कि इस पर भी इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। क्या पड़ सकते हैं? बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। अगला क्या है, फसलों में आनुवांशिक फेरबदल करने पर उस पर निर्भर रहने वाले या एक समुदाय बनाने वाले जीवधारियों के ताने बाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन फसलों में से वहां की मूलज या देसी प्रजाति क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। फलस्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में अस्थिरता पैदा हो सकती है। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, नैतिक दृष्टि से भी मनुष्य का फसलों या किसी अन्य जीव के आनुवंशिक ढांचे में उलटफेर नहीं है, यह प्रकृति के नियम का भी क्या होता है, उल्लंघन हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। देखिए पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या हो जाएगा कि पारिस्थितिक पिरामिड, देखिए मैंने आपको बताया था पारिस्थितिकी क्या होता है कि हमारे आसपास या वातावरण में उपस्थित जैविक और अजैविक संसाधनों का आपस में निर्भरता या आपस में निर्भरता जो रहती है उसे क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक कहा जाता है। और इससे के द्वारा बनाया गया जो पिरामिड है क्या कहलाएगा, पारिस्थितिक पिरामिड कहलाएगा। तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या हो जाएगा कि हमारे आसपास उपस्थित या वातावरण में उपस्थित कोई उत्पादक है या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित उत्पादक, पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित उत्पादक एवं विभिन्न स्तर के उपभोक्ता के मध्य विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं की संख्या, अणुभार तथा ऊर्जा की जानकारी देने वाला पिरामिड पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है, यानी हम बोल सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित हो सकता है। मैंने बताया था जैसे पारिस्थितिक पिरामिड यदि हम बनाए तो ये पारिस्थितिक का पिरामिड हो जाएगा। ये जो नीचे में रहता है ये क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। ये क्या भाग कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा। अगला स्तर क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा क्या कहलाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। और ये क्या हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता, या हम इसे बोल सकते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता बोल सकते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और विभिन्न स्तर के उपभोक्ता, प्राथमिक स्तर हो गया, द्वितीयक स्तर हो गया, तृतीयक स्तर हो गया, इनके मध्य बनाए गए पिरामिड को ये क्या बोला जाता है, पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। पारिस्थितिक पिरामिड को तीन प्रकार से समझाया जा सकता है। एक संख्या के आधार पर बताया जा सकता है, एक अणुभार के आधार पर बताया जा सकता है, और एक ऊर्जा के आधार पर बताया जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पिरामिड ले रहा हूँ, ये क्या लिया मैंने, कोई पिरामिड लिया। मैंने यहाँ पर पिरामिड में उपभोक्ता लिया, मैंने आपको घास लिया। यहाँ पर क्या लिया मैंने, घास लिया। यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता में क्या लिया मैंने, यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता में लिया मैंने खरगोश लिया। क्या लिया गया, खरगोश लिया। सेकेंडरी इसमें क्या लिया मैंने, खरगोश के बाद क्या आ जाएगा, हिरण आ जाएगा, या खरगोश के बाद क्या आ सकता है, जैसे मान के चलो सियार आ जाएगा, सियार। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेर आ जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे मैं दूसरा पिरामिड ले रहा हूँ इस प्रकार से, यहाँ पर क्या आ जाएगा, घास आ जाएगा उत्पादक में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, घास को कौन खाएगा, चूहा खाएगा। चूहा को कौन खाएगा, सांप खा सकता है। और सांप को कौन खा सकता है, बाज खा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक पिरामिड हो गया, ये भी क्या हो गया, पिरामिड हो गया। तो देखिए पिरामिड मैंने शुरुआत वाला बताया, ये सब क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे। ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा, तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। तो देखिए आपने देखा होगा कि घास की मात्रा बहुत ज्यादा में रहती है, या घास की संख्या क्या रहती है, हजारों में रहती है। घास की संख्या क्या रहती है, हम बोल सकते हैं कि संख्या बहुत ज्यादा रहती है। मान के चलो कि इनकी संख्या हजारों में। उसी यदि इसमें देखा जाए तो चूहे की संख्या थोड़ी कम होती है। चूहे की संख्या क्या होती है, कम होती है। मान के चलो चूहे की संख्या कितनी हो जाएगी,
100 हो जाएगी। चूहे की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अब देखा होगा कि सांप की संख्या चूहे से भी कम हो जाती है। चूहे की संख्या कितनी हो जाएगी? सांप की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और जितनी सांप की संख्या है उससे भी कम मात्रा में संख्या किसकी होती है? बाज की। मान के चलो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा पिरामिड जो किसी उत्पादक की संख्या या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्तर के उपभोक्ता की संख्या के बारे में जानकारी दे, ऐसा पिरामिड क्या कहलाएगा? संख्या पर आधारित क्या कहलाएगा? पिरामिड कहलाएगा। जैसे देखिए ये जो पिरामिड आपको दिखाई दे रहा होगा, सीधा दिखाई दे रहा होगा। पिरामिड क्या होता है? सीधा। प्लस में क्या होता है? ये उल्टा होता है। तो जो ऊर्जा के ये संख्या के आधार पर जो बनता है, जो संख्या के आधार पर जो पिरामिड बनता है वो कैसा हो सकता है? सीधा भी हो सकता है और क्या हो सकता है? उल्टा भी हो सकता है। दूसरा पिरामिड हो सकता है अणुभार के आधार पर। दूसरा क्या हो सकता है? अणुभार के आधार पर हो सकता है। अणुभार के आधार पर पिरामिड, अणुभार के आधार पर पिरामिड हो जाएगा। पिरामिड पहला मैंने बताया संख्या के आधार पर बताया। ऐसे हो सकता है कि घास की संख्या ज्यादा रहेगी, उसके कंपेयर में देखा जाए तो खरगोश की संख्या थोड़ी, खरगोश बोल रहा हूँ मैं, चूहे की संख्या क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। उसकी तुलना में देखा जाए तो सांप की संख्या क्या हो जाएगी? और थोड़ी कम हो जाएगी। और देखा जाए तो बाज की संख्या क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। और देखा जाए उनका पिरामिड तो एक तो उल्टा भी हो सकता है, क्या हो सकता है? सीधा भी हो सकता है। यदि संख्या के आधार पर यदि पिरामिड पूछा जाए तो उल्टा भी होता है और क्या होता है? सीधा भी होता है। अगला देखिए अणुभार के आधार पर। मान के चलिए देखिए कोई मैंने पिरामिड बना दिया, क्या बना दिया मैंने? पिरामिड बना दिया। ये क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। और उत्पादक के रूप में मैं ले रहा हूँ क्या? उत्पादक मैंने क्या लिया? घास लिया। उत्पादक क्या लिया मैंने? घास लिया। प्राथमिक स्तर पर मैंने क्या ले लिया? चूहा ले लिया। द्वितीयक स्तर पर क्या ले लिया? सांप आ जाएगा। और सबसे लास्ट में मैंने क्या ले लिया? बाज। तो अणुभार हो सकता है कि जो घास का जो भार है हो सकता है ये कितना हो जाए? 1000 ग्राम हो जाएगा, किलोग्राम मान लो इसे। ठीक है। इसका अणुभार कितना हो जाएगा? 100 किलोग्राम मान लो। ठीक है। इसका वजन कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम हो जाएगा। और इसका वजन कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम हो जाएगा। यानी आपने देखा होगा कि पारिस्थितिकी पिरामिड में घास क्या होते हैं? ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि उनका वेट ज्यादा हो सकता है किसी भी पिरामिड में। चूहे का संख्या और थोड़ा कम होता है तो उनका वेट भी थोड़ा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी संपूर्ण चूहे की बात की जा रही है, प्रजातियों की बात की जा रही है, वहां पर चूहे प्रजाति की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? अब मैंने आपको बताया भी था कि पिरामिड के नियम में क्या होता है कि जो ऊर्जा का जो विस्तार होता है वो अगले स्तर में केवल 10% ही जाता है। कितना जाता है? केवल 10%। तो आपने देखा भी होगा कि पहले स्तर पर तो आपको कितना दिखाई दे रहा है? 1000 दिखाई दे रहा है। अगले स्तर पर चले गए तो आप कितना दिखाई दे रहा है? आपको 100 ही दिखाई दे रहा है। तो 1000 का मैंने बोला था अगले ऊर्जा स्तर में 10% ही जाता है, 10/100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100। वहीं 100 का यदि और 10% निकालोगे तो 10/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, यानी अगले स्तर में कितना चले जाएगा? 10। तो पिरामिड का नियम भी बोलता है क्या कि केवल 10% ऊर्जा ही क्या होती है? आगे जाती है, 10% हिस्सा ही आगे की ओर प्रवेश करता है, बाकी 90% क्या हो जाता है? पर्यावरण में क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। यानी ऐसा पिरामिड जो अणुभार के बारे में जानकारी देता है उसे अणुभार के आधार पर पिरामिड कहा जाता है। ये वाला पिरामिड भी क्या हो सकता है? सीधा भी हो सकता है, अणुभार पर आधारित। और यही पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, यानी अणुओं भार पर आधारित पिरामिड उल्टा भी होता है, क्या होता है? सीधा भी होता है। वैसा देखिए थर्ड होता है ऊर्जा के आधार पर। थर्ड क्या हो जाएगा? ऊर्जा के आधार पर पिरामिड होता है। थर्ड क्या होता है? ऊर्जा के आधार पर पिरामिड। ऊर्जा के आधार पर पिरामिड। इसमें भी वही लेकर चलते अपन एग्जाम्पल। पहला क्या रहेगा? उत्पादक रहेगा। पहला क्या रहेगा? उत्पादक। उत्पादक में क्या रहेगा? घास रहेगा। दूसरा क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। द्वितीयक स्तर क्या हो जाएगा? द्वितीयक स्तर हो जाएगा, सांप हो जाएगा। और तृतीयक स्तर क्या हो जाएगा? बाज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऊर्जा रहेगी घास के पास, यहाँ पर रहेगी 1000 जूल रहेगी। कितनी जूल रहेगी? 1000 जूल रहेगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 जूल हो जाएगा। यहाँ पर ऊर्जा पहुंचते पहुंचते कितनी हो जाएगी? 10 जूल हो जाएगी। और यहाँ पर ऊर्जा पहुंचते पहुंचते कितनी रह जाएगी?
1 जूल रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि ऊर्जा का प्रभाव भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊर्जा का प्रभाव केवल सीधा होता है, यहाँ पर उल्टा नहीं होता है। इस प्रकार के पिरामिड में क्या होता है, ये पिरामिड केवल सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया संख्या के आधार वाला उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है। अणुभार के आधार पर वाला क्या होता है, उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है। परंतु ऊर्जा के आधार पर जो पिरामिड बनाया जाता है वो कितना क्या होता है, ओनली सीधा होता है। देखिए क्या यही बातें लिखी गई है थ्योरी में। देखिए किसी भी परितंत्र में पोषण संरचना व पोषण काय का ग्राफीय निरूपण क्या कहलाता है, पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। इसकी संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी, एल्टन ने प्रस्तुत की गई थी। इसी कारण यह एल्टियोनियम पिरामिड भी कहलाता है। पारिस्थितिक पिरामिड का प्रथम स्तर उत्पादक, मैंने बताया था पहला वाला स्तर क्या कहलाता है, उत्पादक, जो कि आधार में दिखाई देता है। अन्य पोषक स्तर उसी क्रम में इसके ऊपरी भाग बनाते हैं। ऊपरी भाग पर मैंने आपको बताया भी था, जैसे देखिए ऊपरी भाग में बताया था, ऊपरी भाग में क्या हो जाएगा, द्वितीय प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर रहेगा, ठीक। श्रृंखला के सर्वोच्च उपभोक्ता को व्यक्त करता है। पिरामिड का जो शीर्ष होता है, ये वाला भाग की बात की गई, जो शीर्ष वाला भाग है, ये जो शीर्ष वाला भाग है तृतीयक वाला, ये सर्वोच्च ऊर्जा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, सर्वोच्च ऊर्जा को दर्शाता है। सर्वोच्च ऊर्जा उपभोक्ता को व्यक्त करता है। पारिस्थितिक पिरामिड बनने में 3 पहलुओं, जीव की संख्या, मैंने बताया संख्या के आधार पर, जैव ऊर्जा, जैव मात्रा यानी अणुभार की बात हो रही है, तथा मैंने बताया था ऊर्जा को भी क्या किया जाता है, अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो मैंने पहले बताया था संख्या के आधार पर बताया आपको, फिर अणुभार के आधार पर बताया, और फिर किस आधार पर बताया आपको, ऊर्जा के आधार पर बताया था। जैसे कि दिखाई दे रहा होगा आपको, ये किसके रूप में, ये दिखाई दे रहा है अणुभार के रूप में। इसके पहले वाला दिखाई दे रहा है आपको संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है, यह अणुभार वाला हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ऊर्जा वाला हो जाएगा। यही चीजों को लास्ट में बता दिया गया, एग्जाम्पल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जीन संख्या का प्रदर्शन, भार का प्रदर्शन, ऊर्जा का बता दिया, और यही चीजें थ्योरी में सारी चीजें लिख दी गई है, जो मैंने बता दिया आपको। देखिए ठीक, अगला क्वेश्चन, वैसे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर से 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए आपको दिखा देता हूँ स्लाइड को, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी भौतिक क्षेत्र में, किसी भौतिक क्षेत्र में प्रजातियों की क्षति के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी भौगोलिक विशेष में प्रजातियां आजकल क्या होते जा रही है, विलुप्त होते जा रही है। क्या होते जा रही है, विलुप्त होते जा रही है, या प्रजातियों को क्या होते जा रहा है, क्षति या पहुंचते जा रही है। जैसे आपने देखा होगा कि अपने आसपास में पहले गौरैया बहुत ज्यादा संख्या में दिखाई देती थी, परंतु अभी आज के दौर में देखा जाए तो उनकी संख्या में क्या हुई, काफी कमियां हुई है। ऐसे ही बहुत सारी प्रजातियों के बारे में बात कर सकते हैं कि क्वेश्चन बोला गया कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजाति की क्षति के मुख्य कारण क्या है। तो पहला क्या हो जाएगा, पर्यावास क्षति या विखंडन हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैव विविधता में क्षति का प्रमुखतम कारण पर्यावासीय क्षति तथा विखंडन है। सभी प्रकार के पर्यावरण में पर्यावासीय क्षति देखी गई है, लेकिन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा कोरल रीफ में हुई क्षतियों से प्रजाति की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। 14% जो भूभाग है पर फैले हुए वर्षा वन अब मात्र 6% पर सिमट गए हैं। यह जीव विविधता के समृद्धता क्षेत्र में से एक है जो अब क्षरित हो रहे हैं। बड़े पर्यावसों को छोटा कर देने से, बड़े पर्यावसों को छोटा कर देने से, जैसा किसी बड़े वन के बीच सड़क का निर्माण, जैसे आपने देखा होगा कि आए दिन सड़क निर्माण के लिए क्या किया जाता है, वनों की कटाई कर दी जाती है, तो उसे ही बोला जाएगा पर्यावास क्षति बोला जाएगा। जैसे विखंडन, इसमें लिखा हुआ है कि बड़ी प्रजाति क्षति हो जाती है, यह पर्यावसों का खंडन कहलाता है।
अनेक स्तनधारी व पक्षी, स्तनधारी आएगा यहाँ पर, अनेक स्तनधारी व पक्षी की प्रजाति भी की बड़ी होम रेंज व टेरिफरी इससे परावर्तित होते जाती है या सीमित हो जाती है, अतः उनके जीवन के लिए क्या हो जाता है, संकट उत्पन्न हो जाता है, अतः उनके जीवन के लिए क्या हो जाएगा, संकट उत्पन्न हो जाता है, पहला हो जाएगा। दूसरा देखिए अतिदोहन, आपको पता है कि इंसान द्वारा अतिदोहन भी किया जाता है, संसाधनों का क्या किया जाता है, अतिदोहन भी किया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, मनुष्य के लालच, उसकी बढ़ती इच्छा, अनैतिक धनार्जन की चाह में, यानी अत्यधिक धन चाह में अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई है। पिछले 500 वर्षों में इस कारण से डोडो, पैसेंजर पिजन, स्टेलर सी कार्ड व अनेक समुद्री मछलियां विलुप्त हुई है। मेंढक व अनेक मछलियां प्रजाति भी अभी विलुप्त के कागार पर है। यानी अति दोहन, यानी किसी भी संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने से भी क्या हो जाती है, प्रजातियां क्या होती जा रही है, नष्ट होते जा रही है, प्रजातियां क्या होती जा रही है, नष्ट होते जा रही है। विदेशी जब प्रजातियों का आक्रमण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण क्या होता है कि मान के चलो कि समुद्री क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जैसे ही मानसून परिवर्तन होता है तो मानसून परिवर्तन के दौरान ही क्या होता है कि विदेशी प्रजातियां, हो सकता है कि भारत में कहीं की प्रजातियां आ रही है या भारत से प्रजातियां और कहीं जाने लग जाती है। तो ये मौसम परिवर्तन के दौरान देखा जाता है कि जैसे उड़ीसा के अपन देख लेंगे, इसमें समुद्र तट पर देखना आपको ज्यादातर दिखाई देता है, ओलिव रिडल टर्टल करके आपने सुना होगा। ओलिव रिडल टर्टल क्या होता है कि ये एक मानसून या एक समय में क्या हो जाती है, उसके तट पर आकर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं बाहरी प्रजातियां, ये सब क्या है, बाहरी प्रजातियां। तो विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, किसी पर्यावरण में जाने अनजाने में विदेशी प्रजातियां के प्रवेश व उनके आक्रमण प्रभावकारी से देशज मूलज प्रजाति पर क्या हो जाता है, प्रभाव पड़ता है। इसमें इनमें से अनेक विलुप्त हो जाती है, इससे क्या हो जाता है, अनेक प्रजातियां क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। किसी पारिस्थितिक तंत्र की मूल प्रजाति व होने वाले उस पारिस्थितिक में प्रवेश कराया है। कुछ विदेशी प्रजाति अनजाने में नए पर्यावरण में पहुंच जाती है। जैसे भारत में हरित क्रांति से पहले मेक्सिकन गेहूं के आयात के समय गाजर घास का प्रवेश, देखिए अपन ने क्या लाए थे, मेक्सिकन गेहूं लाए थे, परंतु उसके साथ में क्या आ गया, गाजर घास का प्रवेश हो गया। भारत में पार्थिनियन, जलकुंभी आदि इसी प्रकार के आक्रमणकारी खरपतवार है। पूर्वी अफ्रीका में नाइल पर्च नामक मछली के प्रवेश से वहां की मूल 200 से अधिक चिकलिड प्रजाति की मछलियां क्या हो गई थी, विलुप्त हो गई थी। यानी विदेशी आक्रमणकारी प्रजाति से भी क्या हो सकता है, इस पर क्या हो सकता है, इस पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। देखिए अगला क्या लिखा है, सह विलुप्ति, किसी प्रजाति के विलुप्त होने पर उस पर अविकल्पी रूप में निर्भर रहने वाली अन्य पादप व जंतु प्रजातियां भी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। यानी किसी प्रजाति के विलुप्त होने पर उस पर अविकल्पी रूप से निर्भर रहने वाली अन्य पादप व जंतु प्रजाति भी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए किसी विशिष्ट परागणकर्ता के विलुप्त होने से उस पर निर्भर पादप, मान के चलिए कि यहाँ पर ये कोई पौधा है या कोई फूल है, ये क्या है, यहाँ पर फूल है और फूल का ये क्या है, परागकण है, फूल का क्या है, परागकण है, ये क्या हो जाएगा, परागकण। ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पर कोई मधुमक्खी है, यहाँ पर कोई क्या है, मधुमक्खी है। मधुमक्खी की निर्भरता किस पर है, निर्भरता इस पर है कि फूलों के परागकणों पर निर्भर, इसकी निर्भरता किस पर है, फूलों के परागकण पर निर्भर है। अब स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर परागकण यदि नष्ट हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि मधुमक्खी भी क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। यानी सह विलुप्ति, यानी किसी अन्य पर क्या हो जाए, विलुप्तियां हो जाए या इस अन्य पर क्या हो जाए, निर्भरता हो जाए, तो वो प्रजाति क्या हो सकती है, विलुप्त हो सकती है। किसी मछली के विलुप्त होने पर उस पर अविकल्पी तौर पर निर्भर रहने वाले परजीवी को भी क्या हो जाता है, विलुप्ति का सामना करना पड़ सकता है। देखिए अगला, देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, अपना मॉडल नंबर पेपर 1 क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे का मॉडल पेपर आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। आशा करता हूँ कि आपने मॉडल पेपर को अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा और इसे लाइक शेयर भी किया होगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ।